एक मिनट 221 बाईसाइक्लोहेक्सेन। तो ये एक चीज है जो थोड़ा सा, और इसमें नाम भी उल्टा लिख दिए थे, बाईसाइक्लो वाला पार्ट पहले होना चाहिए था। तो बाईसाइक्लो 221 और फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन वाले पार्ट को आराम से मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम टाइप से होगा। हाँ ठीक है, हम बता चुके थे, तुमको मैसेज भी कर चुके थे, बट एक बार हम फिर से यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ वाले पार्ट में भी बाईसाइक्लो, उसके बाद सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन, फिर उसके बाद छोटा नंबर ऑफ कार्बन, फिर सबसे छोटा नंबर ऑफ कार्बन, फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन को मिला करके टोटल नाम मेंशन कर सकते हैं। तो ये तो अपना नोमेनक्लेचर का पार्ट था। हाँ बोलो सर, एकदम ऊपर कर दीजिए, आप सेकंड क्वेश्चन करवाए थे। एक मिनट, सेकंड क्वेश्चन ये, हाँ सही, जो 3 फिनाइल ब्यूट 1 है, तो इसमें हम लोग सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेंज किए थे, तो फिर बेंजीन में तो 3 अनसैचुरेशन, हम लोग उसको क्यों नहीं लिए? बेंजीन में 3 अनसैचुरेशन है, उसको क्यों नहीं लिया? इसका मेरे पास एक लॉजिक है थोड़ा, कि जैसे 3 डबल बॉन्ड तो होता है, लेकिन एक्चुअल में डबल बॉन्ड होता है क्या कहीं पे भी? पार्शियल डबल बॉन्ड। पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, तो शायद इस वजह से एक डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, शायद एक लॉजिक है मेरे पास। और बाकी वही रूल्स ऐसा बनाया गया, तो इसमें लॉजिक को ज्यादा अप्लाई नहीं कर सकते कि लॉजिकली ऐसा होना चाहिए। बट ऐसा सवाल मेरे दिमाग में आया था कि अगर यहाँ 3 डबल बॉन्ड है, ऊपर एक ही डबल बॉन्ड है, तो ऊपर वाले को प्रेफरेंस क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ऊपर वाला डबल बॉन्ड डोमिनेंटली वहाँ पे है, जबकि नीचे वाले पार्ट में पार्शियल डबल बॉन्ड है। ये एक लॉजिक हो सकता है, शायद ये भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद अगला टॉपिक जो अपने को डिस्कस करना है, सोमरिज्म वाला पार्ट। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, वैसे बहुत मजा आएगा तुम लोग को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। सर हाँ बोलो। बुकलेट में एक डाउट था। बुकलेट में एक डाउट था, तो पूछो कौन सा डाउट है? अच्छा हाँ, डिस्कशन तो किए नहीं हम लोग। बुकलेट में जो भी डाउट है बोलो। H5 वाले पार्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड में आईयूपीएसिनोम नोमेनक्लेचर करेक्ट है? तो पहले वाले केस में अगर नोमेनक्लेचर करेंगे तो इस केस में हम लोग का, हाँ बोलो। सर ऑप्शन डी बस पूछना था, वो करेक्ट क्यों नहीं होगा? ऑप्शन डी वाले पार्ट में मिथाइल 2 ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट, तो अल्काइल एल्केनोइड वाले पार्ट में कार्बोक्सिलेट नोमेनक्लेचर चलेगा। ठीक है, 6 का कार्बन चेन है तो साइक्लोहेक्सेन हो गया। डोमीन वाला पार्ट सेकंड पोजीशन पे आ रहा, ये भी ठीक है। और मिथाइल नोमेनक्लेचर तो हमको ठीक दिख रहा है। मिथाइल 2 ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट, मेरे हिसाब से तो ठीक है नोमेनक्लेचर। आंसर में बस ए और सी दिया हुआ है, डी नहीं दिया हुआ है। नहीं, मेरे हिसाब से तो नोमेनक्लेचर वाला पार्ट ठीक है। अगर ये कोई गलती होगा तो ये हमको चेक करना पड़ेगा। मिथाइल का तो ऐसा -2 पोजीशन के आगे पीछे दोनों तरफ डैश डालना होता है। नहीं होगा क्या? मिथाइल का एम नहीं होगा? ME वाला पार्ट तो उसका एक एब्रिविएशन है, उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन मिथाइल अगर लिख दे तो ज्यादा बेटर चीज है। इसलिए ME हो या फिर मिथाइल हो, से कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे 2 के दोनों तरफ डैश देने का सेंस होता तो नहीं है, क्योंकि हम लोग अल्काइल एल्केनोइड वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे 2 की वजह से अगर कोई गलती है तो हमको लगता है कि नहीं, ये कोई सेंस नहीं बनाता है। आंसर डी होना चाहिए। ऐसा तो रहता भी नहीं है ना सर क्वेश्चन सब में? नहीं रहता है, मतलब इसमें ईस्टर में रहता नहीं है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है, और कौन सा? सी ऑप्शन। यस सर। साइक्लोहेक्सेनॉइल क्लोराइड, चलो ठीक है, ये चीज तो नहीं हो सकता क्योंकि चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। नहीं, डी ऑप्शन आंसर होना चाहिए। डी ऑप्शन वाले पार्ट में सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन है, तो 2 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट ठीक दे रखा, और मिथाइल ग्रुप दे रखा है CH3, ये भी ठीक है। मेरे हिसाब से डी ऑप्शन आंसर होना चाहिए। ठीक है, इसमें हम आंसर का करेक्शन के लिए रख लेते हैं इस चीज को। एक बार हम चेक कर लेंगे नोमेनक्लेचर में, हमको तो इसका तो कोई सेंस नहीं लग रहा है, ऐसा होता भी नहीं है, तो इसलिए वो चीज तो सही होना चाहिए। बाकी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, एक मिनट रुक जाओ। हाँ शायद वही गलती है। क्वेश्चन नंबर I2 देखो। ऑक्सीजन से जो ग्रुप अटैच्ड है वो फिनाइल हो गया, और फिनाइल के बाद 4th पोजीशन पे
क्लोरीन है तो फिनाइल के बाद डैश दे दिया है, मतलब पोजीशन के दोनों तरफ जो डैश होता है एग्जैक्टली उसी चीज को फॉलो कर लिया है, तो इसलिए तो गलती है प्रिंटिंग वो। एरर होगा। प्रिंटिंग एरर तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि आंसर में भी आंसर नहीं दे रखा है और यहाँ डैश भी नहीं है, तो अगर आंसर होता और यहाँ पे डैश नहीं होता तो प्रिंटिंग एरर बोल सकते हैं। डैश नहीं है और आंसर में भी नहीं है तो इस वजह से हो सकता है प्रिंटिंग एरर ना हो। ठीक है, तो डैश हो रहा है यहाँ पे, तो पोजीशन के दोनों तरफ हम लोग नॉर्मली डैश मारा करते हैं, लेकिन ठीक है, तो पोजीशन की वजह से यहाँ पे नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में गलती है। तो पोजीशन वाले पार्ट के दोनों तरफ हम लोग का डैश होना चाहिए था, तो इस 2 के एक साइड में हम लोग का डैश नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे नोमेनक्लेचर वाला पार्ट थोड़ा गलत है। बट मतलब बहुत एब्सर्ड चीज है, मतलब इतना डैश वाले पार्ट पे तो सवाल नहीं पुट किया जाता है। ऐसा कहीं रूल में मेंशन भी नहीं किया हुआ, एक्सेल में कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है कि एक नंबर के दोनों तरफ डैश होना चाहिए। और हम लोग का जो नॉर्मली ईस्टर का कन्वेंशन होता है अल्काइल एल्केनोइड, इसमें हम लोग गैप रखते ही है, तो गैप रखते हैं तो होता होगा ऐसा, मान लेते हैं, हम भी मान लेते हैं ऐसा होता होगा। ठीक है, क्योंकि नीचे के नोमेनक्लेचर में एक जगह दे रखा, मान लो और भी कोई नोमेनक्लेचर देख लेते हैं, अगर ईस्टर का नोमेनक्लेचर दे रखा हो तो। सर आप बोले डैश के लिए थोड़ी आंसर गलत होगा। और होना तो नहीं चाहिए यार, मतलब यहाँ पे भी डैश दे रखा है, यहाँ पे भी डैश दे रखा है, इसका मतलब डैश होता ही है। नोमेनक्लेचर में 4 का कार्बन चेन दिख रहा, ऑक्सीजन के ऊपर CH3 है, मतलब मिथाइल ग्रुप हो जाएगा। मिथाइल के अलावा हम लोग के सेकंड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल के बाद 2 पे वापस से मिथाइल। ठीक है, पोजीशन के दोनों तरफ डैश दे रखा है। देखो अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो कोई नहीं देखने जाएगा, डैश को तो कोई भी नहीं चेक करेगा, बट ऐसा सवाल बिल्कुल रिगोरसली डैश के ऊपर गलती होगा ऐसा सवाल तो नहीं पूछने वाला है, क्योंकि ऐसा प्रिसाइजली कहीं रूल्स में मेंशन भी नहीं किया है, एनसीईआरटी में तो कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि अगर हम लोग ऐसा नोमेनक्लेचर करते हैं तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में अल्काइल एल्केनोइड के बीच में गैप होता है, बट उस गैप के बीच में वो लोग डैश मार रहे हैं, तो गैप नहीं होगा अगर हम लोग का यहाँ पे बीच में पोजिशन आ जाता है, ऐसा तो रूल मेंशन नहीं किया हुआ है। तो ठीक है, लेकिन डैश दिख रहा है इसका मतलब डैश होगा ही होगा, यहाँ भी डैश दिख रहा है, नीचे वाले केस में दिख रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे नोमेनक्लेचर गलत है, केवल इस पार्टिकुलर पोजीशन की वजह से, कि उस पोजीशन के दोनों तरफ डैश होना चाहिए, वो डैश वाला पार्ट नहीं दे रखा है, तो इसलिए शायद ये चीज गलत है। और कोई डाउट किसी को बुकलेट में या वर्कशीट सर में? आपका माइक से शायद थोड़ा आवाज आ रहा है, बोल रहे यस थे। सर। माइक से आवाज आ रहा है, माइक में ड्रॉप है, 1 मिनट। सर आपका आवाज कम हो जा रहा है। सर आवाज बहुत कम है आपका। अभी ठीक आ रहा है आवाज? यस सर, उसमें नॉइज नहीं आ रहा है। और हाँ ठीक है, और कोई डाउट है किसी को? बताओ जल्दी, बुकलेट में और कोई डाउट है? चलो अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग आइसोमेरिज्म वाले टॉपिक पे जाते हैं। आइसोमेरिज्म वाले पार्ट में एक्चुअल में हम लोग का शायद हो सकता है आज ही लेक्चर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि बहुत बेसिक सा टॉपिक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्वेश्चन हम लोग का एक क्लास चलेगा, क्वेश्चन हम काफी सारा कराएंगे, इसमें तुम लोग ऑलमोस्ट 20-25 क्वेश्चन कराएंगे मिसलेनियस। शुरू में तुमको केवल टॉपिक समझना है कि टॉपिक्स वाले पार्ट में हम लोग एग्जैक्टली बोल क्या रहे हैं। जैसे आइसोमेरिज्म वाले पार्ट का 10th क्लास में एक डेफिनेशन दे रखा है। 10th क्लास में हम लोग नॉर्मली आइसोमेरिज्म में ये बोलते हैं, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड एज आइसोमर। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला पार्ट हम लोग का सेम होना चाहिए, लेकिन हम लोगों का स्ट्रक्चरल फार्मूला वाला पार्ट डिफरेंट होना चाहिए, इस चीज को आइसोमर बोला गया है। तो एक चीज ध्यान रखना, ये चीज हम लोग 10th क्लास में जब पढ़ते हैं तो हम 10th क्लास में मेंशन किया करते हैं, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमर, नॉट आइसोमर। अगर हम लोग स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं तो हम लोग का स्ट्रक्चरल आइसोमर हो सकता है, बट हम लोगों का उसमें और भी क्लासिफिकेशन हो सकता है आइसोमरिज्म वाले पार्ट में, जिसमें हम लोग न्यूक्लियस आइसोमर, स्पिन आइसोमरिज्म की बात कर सकते हैं, हम लोग स्टीरियो आइसोमरिज्म में ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, कन्फॉर्मेशनल, इस तरह के आइसोमरिज्म की बात कर सकते हैं, मतलब बहुत तरह के आइसोमरिज्म की बात हो सकती है। इसलिए इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है कि हम लोग का जो 10th का डेफिनेशन है वो चीज भी मान के चले तो गलत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन कर दिया कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर, लेकिन केवल स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का डेफिनेशन है। अगर हम लोग डेफिनेशन वाइज बात करेंगे तो हमेशा केवल एक सिंपल सा लैंग्वेज ये बोलेंगे, कंपाउंड विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला पार्ट सेम होना चाहिए, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बट डिफरेंट फिजिकल
केमिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ये हम लोग ऑप्टिकल के अलावा और भी कुछ भी प्रॉपर्टी, किसी भी टाइप का प्रॉपर्टी अगर डिफरेंट हो तब उस केस में हम लोग आराम से वहां पे टर्म मेंशन करेंगे आइसोमर वाला पार्ट। मतलब बेसिकली बस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए और किसी भी टाइप का एक प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गया, दैट इज कॉल्ड एज हम लोग का आइसोमर। अब उसमें डिपेंड करता है कि हम लोग क्या क्या वेरिएशंस के थ्रू इन सब चीजों को चेंज कर पा रहे हैं, जिसमें हम लोग का सबसे पहला पार्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है, फिर स्टीरियो आइसोमर वाला पार्ट होता है। तो हम लोग नॉर्मली इस तरीके से बात करते हैं कि जैसे हम लोग का मान लो आइसोमर वाला पार्ट है, तो आइसोमर वाले पार्ट में हम लोग सबसे शुरुआत में दो क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन, हाँ बोलो, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है इस चीज को हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म बोला करते हैं, और स्ट्रक्चरल के अलावा इसी चीज को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर भी बोला करते हैं। स्ट्रक्चरल वर्ड बहुत ही फ्रिक्वेंटली आएगा, तो ये चीज तुमको याद रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड वाला पार्ट फ्रिक्वेंटली नहीं आता है, इस एक चीज को थोड़ा ध्यान रखना होता है। स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल दोनों एग्जैक्टली सेम चीज है। ये सबसे पहला क्लासिफिकेशन। उसके अलावा दूसरे साइड में हम लोग का जो क्लासिफिकेशन है उस चीज को हम लोग नॉर्मली स्टीरियो आइसोमर बोला करते हैं। ऑल्दो इसमें एक छोटा सा पार्ट है जो हम लोग को ध्यान रखना होता है। स्टीरियो आइसोमर में दो क्लासिफिकेशन अपने पास, जिसमें एक चीज को हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमर बोलते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म, और दूसरी चीज को हम लोग कन्फिगरेशनल आइसोमर बोला करते हैं। और कन्फिगरेशनल के अंदर वापस से दो क्लासिफिकेशन है, एक को हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलते हैं, ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं नाम में, सिस आइसोमर, और दूसरा ट्रांस आइसोमर वाला पार्ट, और दूसरे को हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर बोला करते हैं। तो जैसे एक छोटा सा पॉइंट ये ध्यान रखना होता है कि भले ही हम लोग का कन्फर्मेशनल और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल सब स्टीरियो आइसोमरिज्म का पार्ट है, लेकिन आगे जाने के बाद जब हम लोग का स्टीरियो आइसोमरिज्म कंप्लीट होगा और उसमें हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स का काउंटिंग करेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, तब उस केस में हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म की बात नहीं करते, क्योंकि किसी भी एक कंपाउंड के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म एग्जिस्ट कर सकता है। तो हम लोग जब भी स्टीरियो आइसोमरिज्म का काउंटिंग करेंगे तो केवल ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के सेंस में बात करेंगे। हम लोग कन्फर्मेशनल को स्टीरियो आइसोमर्स के काउंटिंग में यूज नहीं करते हैं, इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना होता है। उसके अलावा स्ट्रक्चरल वाले पार्ट में हम लोग के पास 5 पार्ट होगा, जिसमें से एक पार्ट को हम लोग चेन आइसोमर बोलते हैं, दूसरे पार्ट को हम लोग पोजीशन आइसोमर बोलते हैं, और नाम ही काफी होता है। अगर हम चेन आइसोमर तुमको बता देंगे तो तुमको बाकी सारे नाम अपने आप पता चल जाएंगे। चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म पढ़ कर गया है, और उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग टॉटोमेरिज्म की बात करते हैं, जिसमें ये जो टॉटोमेरिज्म वाला पार्ट है, ये पार्ट थोड़ा रिएक्शन मैकेनिज्म से ओरिएंटेड होता है। मतलब इसके लिए हम लोग को जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जानना पड़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ जानना पड़ेगा, रिएक्शंस का एक छोटा सा आइडिया होना पड़ेगा, तब जाके हम लोग टॉटोमेरिज्म की बात कर सकते हैं। इसलिए हम लोग ये टॉटोमेरिज्म वाले पार्ट को यहाँ डिस्कस नहीं करते हैं, रादर इस चीज को हम लोग एक अलग टॉपिक के जैसा रिएक्शन मैकेनिज्म के सबसे पहले टॉपिक में इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे ही हम लोग का सब कुछ खत्म हो जाएगा, रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट जस्ट शुरू होगा, तो सबसे शुरुआत के फेजेस में हम लोग ओजोनलिसिस, मोनोक्लोरिनेशन और उसके अलावा टॉटोमेरिज्म वाला पार्ट, ये 3 टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। वहां पे तुमको आइडिया लगेगा कि टॉटोमर्स एग्जैक्टली क्या होता है। मतलब रेजोनेंस का ऑलमोस्ट एक्सटेंडेड वर्जन है, रेजोनेंस इफेक्ट वाला पार्ट उसमें अकर होता है, थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन टाइप का चीज है, तो इस चीज को हम लोग टॉटोमर बोलते हैं। बट हम लोग मोस्टली यहाँ पे चेन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, मेटामर वाले पार्ट की बात करेंगे। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट होता है। तो उसमें कंसेप्ट वाले पार्ट में जैसे हम लोग जब शुरुआत करते हैं डिस्कशन का, तो ऐसा बोला करते हैं, जैसे तुम लोगों के लिए केवल बोल रहे हैं, लिखवा नहीं रहे तुम लोगों को, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमर, और इवन सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट ओरिएंटेशन इन स्पेस। ओरिएंटेशन इन स्पेस मतलब स्पेशियल अरेंजमेंट थोड़ा अलग हो गया, आर कॉल्ड एज स्टीरियो आइसोमर। ये तुम्हारा जो तुमको नोट्स भेजा है, उस नोट्स वाले पार्ट में डेफिनेशन लिखा हुआ है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमर। इतना पार्ट 10 तक के डेफिनेशन में चला जाता है। बट उसके बाद 11th में जब हम लोग आएंगे तो और इवन उसी में आगे ऐड कर देंगे, और इवन सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट ओरिएंटेशन इन स्पेस आर कॉल्ड एज स्टीरियो आइसोमर। और यहाँ से हम लोग का टॉपिक वाला पार्ट आराम से शुरू हो जाता है। जब हम लोग का टोटल टॉपिक कंप्लीट होगा, तब तुम लोगों को हम
प्रॉपरली कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा के होता है, दो कंपाउंड के बीच में रिलेशन निकालो, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन का तरीका होता है, ये दो कंपाउंड दे रखे इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालो। तब वहां पे शुरू से लेके लास्ट तक का हर एक पार्ट डिस्कशन करेंगे हम लोग कि जब भी एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड से रिलेट करना है तो किस तरीके से काम करना होता है, क्या क्या चीजों का हम लोग को जजमेंट करना होता है। अभी केवल हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, चेन आइसोमर होता क्या है, पोजिशनल आइसोमर होता क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होता क्या है, मेटामर होता क्या है, इन सब चीजों के एक बेसिक पार्ट का डिस्कशन करने वाले हैं। जिसमें चेन आइसोमर तो बहुत ही सिंपल सा टाइप की चीज है, नाम से काफी। हाँ बोलो। सर शायद जो आप नोट्स भेजे थे उसमें बस नोमेनक्लेचर तक था। अच्छा ठीक है, तो आइसोमरिज्म वाला पार्ट भेज देंगे, ठीक है। तो उसमें और भी पढ़ा होगा नोट्स मेरे पास, आइसोमरिज्म वाले टॉपिक को भेज देंगे। तो जो हम लोग का चेन आइसोमर वाला पार्ट है, अगर हम लोग इस चीज की बात करें तो चेन आइसोमर वाले पार्ट में बड़ा सा सिंपल सा डेफिनेशन है। अगर हम लोग एक गिवन कंपाउंड वाले पार्ट में चेन लेंथ का वेरिएशन हो तो दैट इज कॉल्ड ए चेन आइसोमर। कोई भी गिवन कंपाउंड है जिसमें चेन लेंथ का वेरिएशन हो, अब वो चेन लेंथ का वेरिएशन पेरेंट चेन में हो या साइड चेन में हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे छोटा सा पार्ट लिख सकते हैं, कंपाउंड्स हैविंग different chain length in parent chain और साइड चेन। और इस चीज का ध्यान रखना, ये साइड चेन वाला पार्ट लोग नॉर्मली कंसिडर नहीं करते हैं। साइड चेन का लोगों को ध्यान नहीं रहता, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता कि साइड चेन के नाम क्या वो भी कुछ चीज होता है। उन लोगों को केवल इससे से मतलब होता है पेरेंट चेन में चेन लेंथ अलग होना चाहिए। पेरेंट चेन या साइड चेन किसी भी टाइप के चेन में अगर चेन लेंथ का वेरिएशन हो गया तो इस चीज को हम लोग आराम से चेन आइसोमर बोल सकते हैं। जैसे बड़ा सिंपलिस्टिक सा हम लोग डेफिनेशन अगर डालें तो जैसे मान लो ये कंपाउंड है और ये कंपाउंड है, तो सबसे पहला चीज ये मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। अब उसमें एक चीज ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर सेम करना है तो काउंटिंग मत करना कि यहाँ पे टोटल 5 कार्बन है और हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 2 9 और यहाँ पे 3 12, मतलब C5H12। कभी भी हाइड्रोजन का काउंटिंग मत करना, हमेशा मेन एटम्स का काउंटिंग करना और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को रिलेट करना, हमेशा। बहुत ही सिंपल सा रूल है। जैसे मान लो इस कंपाउंड की बात करते हैं तो टोटल 5 कार्बन है और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है। दूसरे वाले केस में भी 5 कार्बन है और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मेन एटम्स के सेम रहने के बाद सेम हो गया, मतलब यहाँ पे कार्बन के अलावा कोई मेन एटम नहीं था, अगर मेन एटम सेम है और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम है तो हाइड्रोजन बाय डिफॉल्ट सेम होगा। तो कभी भी सवाल में अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को काउंट करना है तो उस केस में पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में हाइड्रोजन काउंटिंग मत करना, केवल मेन एटम्स लिखना और उन मेन एटम्स को लिखने के बाद हम लोग का जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है उसको रिलेट कर लेना। वो स्ट्रक्चर से रिलेट कर सकते हैं हम लोग सीधा। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन रिलेट कर लेंगे तो वहां से पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन सेम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और नहीं हुआ तो बात खत्म है। अगर हो गया तो फिर हम लोग आइसोमरिज्म की बात कर सकते हैं। खैर, पहले वाले केस में हम लोग का 5 का कार्बन चेन है पेरेंट चेन, जबकि दूसरे वाले केस में अगर हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं तो हम लोग का 4 का कार्बन चेन और 1 का साइड चेन है। तो अद्वैत एक सवाल पूछा था हमसे कि सर हम लोग नोमेनक्लेचर पहले क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग बाकी टॉपिक क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग को नोमेनक्लेचर पढ़ना होता है ताकि हम लोग जज कर पाए कि हम लोग का पेरेंट चेन और साइड चेन वाला पार्ट क्या है। तो इस केस में पेरेंट चेन वाला पार्ट 5 का है, जबकि दूसरे वाले केस में पेरेंट चेन 4 का है। अगर पेरेंट चेन चेंज हो गया इसका मतलब इन दोनों को हम लोग आराम से चेन आइसोमर बोलते हुए काम कर सकते हैं। सबसे पहला चीज ये मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अगर मान लो उल्टा क्यों दिया है, क्या क्या बुक में उल्टा क्यों देता है? मतलब आइसोमेरिज्म पहले आता है फिर कौन से बुक की बात कर रहा है तो ये बताओ। मतलब डिपेंड करता है कौन से टाइप के बुक की बात कर रहे हैं। हम लोग इंडियन ऑथर्स की बात कर रहे हैं कि फॉरेन ऑथर्स की बात कर रहे हैं। बोलो भाई जल्दी। कोई बुक में देखे याद नहीं। ओके, जैसे कोई भी स्टैंडर्ड अगर ऑथर का बुक है, स्टैंडर्ड ऑथर मतलब कोई फॉरेन ऑथर का बुक है, तो उनके हिसाब से जो आइसोमरिज्म का टॉपिक है ये कोई टॉपिक नहीं होता है। आइसोमरिज्म में स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, ये कोई बहुत रिगोरस टॉपिक नहीं होता उनके हिसाब से। उनके लिए मेन प्रायोरिटी स्टीरियो आइसोमर्स का होता है।
तो उन लोगों को अपने मन से जिस चीज को जहाँ इंट्रोड्यूस करना है उसके हिसाब से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब एक वो फ्लो की बात करते हैं, हम लोग इस फ्लो के हिसाब से काम करेंगे और चीजों को हम लोग आराम से आगे तक लेके जाएंगे, क्योंकि उनका जो सिलेबस है वो अपने 12th क्लास के सिलेबस तक लिमिटेड नहीं है, उनको काफी ब्रॉड सेंस में काम करना होता है। जबकि हम लोगों को अपने 12th क्लास के सिलेबस को कोऑर्डिनेट करते हुए चलना है। तो जब हम लोग 12th क्लास के सिलेबस को कोऑर्डिनेट करते हुए चलेंगे तो हम लोगों को उसमें कुछ कुछ स्टेप्स प्रॉपरली सोचते हुए काम करना चाहिए कि अगर पहले ये चीज नहीं होगा तो यहाँ दिक्कत आएगा, ये चीज नहीं होगा तो यहाँ पे दिक्कत आएगा, इस वजह से ये चीज होता है। अगर तुम कोई IIT जेईई वाले बुक को फॉलो करो तो उसमें तुमको पहले नॉर्मली नोमेनक्लेचर ही मिलेगा, मिलना भी चाहिए नोमेनक्लेचर पहले। तो अगर नोमेनक्लेचर हम लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे तो हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को प्रॉपरली डिस्कस नहीं कर पाएंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जेईई और नीट और बोर्ड के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग बहुत लार्जर कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही इनसिग्निफिकेंट टाइप की चीज है। इनफैक्ट जैसे हम लोग जब जीओसी डिस्कस करेंगे तो जीओसी में एक रेजोनेंस इफेक्ट है, ये पार्ट प्रोमिनेंट है। उसके अलावा दो और इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट वाला पार्ट और दूसरा हाइपर कंजुगेशन। ये दोनों के दोनों इफेक्ट अपने काम के नहीं होते हैं। इन दोनों के बारे में कहीं कुछ मेंशन भी नहीं किया होता है। अगर तुमको रेजोनेंस से कोई भी सवाल पूछो हम बहुत अच्छे से जवाब दे पाएंगे कि हम एक बुक पढ़ रखे हैं, हमको मालूम है कि उससे रिलेटेड क्या क्या थ्योरी है। बट अगर तुम इंडक्टिव इफेक्ट या हाइपर कंजुगेशन से रिलेटेड बहुत ही कोई स्पेसिफिक सवाल पूछेगा तो शायद हम कुछ कमेंट करने में सोचेंगे, क्योंकि हो सकता है कि ये केमिकल बॉन्डिंग टाइप का एक थ्योरेटिकल पार्ट है, हो सकता है हम जो बोलेंगे वो गलत हो। तो हमको जितना मालूम है बस उतना ही बोलेंगे ताकि हम लोग का आगे का सारा एप्लीकेशन आराम से कैरी आउट हो जाए। तो इसलिए अब ये दोनों चीजें इतने इनसिग्निफिकेंट टाइप के इफेक्ट्स हैं कि अपने काम का नहीं होता, बहुत लार्जर स्ट्रक्चर्स में काम का नहीं होता। तो लार्जर स्ट्रक्चर्स में ये पार्ट काफी प्रोमिनेंट होता है, उसका डिस्कशन ज्यादा डिटेल में किया जाता है। बुक्स में केवल यही मिलेगा। तुमको हो सकता है कि रेजोनेंस के टॉपिक के अंदर कहीं पे इसका नाम मिल जाए हाइपर कंजुगेशन और कहीं पे नाम इंडक्टिव इफेक्ट मिल जाए, बट बहुत डिटेल्ड उसका कोई वो नहीं होता, मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं होता, इस तरह की चीज वहाँ पे नहीं हो रहा होता है। तो खैर इसीलिए हम लोग नॉर्मली स्टैंडर्ड बुक्स की अगर बात करें तो उसमें पहले आइसोमेरिज्म पढ़ा दिया जाता है। और वैसे हमको जहाँ तक पता है कि स्टैंडर्ड बुक्स में भी आइसोमेरिज्म पहले नहीं पढ़ाया जाता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इनफैक्ट अल्केन अल्कीन के रिएक्शंस के बाद पढ़ाया जाता है, जो हमको जहाँ तक ध्यान है। मतलब पॉला ब्रूस बुक है, सोलोमन बुक है, इन सब में आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमेरिज्म रिएक्शन मैकेनिज्म के जस्ट बाद इंट्रोड्यूस किया जाता है, रिएक्शन मैकेनिज्म के जस्ट बेसिक के बाद इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो हमको ध्यान है। चलो खैर, जैसे मान लो कि पहले वाले केस में, पहले वाले पार्ट में पेरेंट चेन 5 कार्बन का था, जबकि दूसरे वाले केस में पेरेंट चेन 4 कार्बन का था। तो चेन लेंथ पेरेंट चेन में चेंज हो गया, इस चीज को हम लोग चेन आइसोमर बोल सकते हैं। अगर मान लो ये कंपाउंड है और ये दूसरा कंपाउंड ये दे रखा, तो ये दोनों भी चेन आइसोमर होगा। अगर पेरेंट चेन डिसाइड करे तो 5 का पेरेंट चेन, यहाँ भी 5 का पेरेंट चेन, तो पेरेंट चेन वाला पार्ट तो सेम है। लेकिन एक चीज सोच के देखो, अगर हम लोग पहले वाले कंपाउंड को नोमेनक्लेचर करें तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में 3,3 डाई मिथाइल आएगा और उसके अलावा 5 के कार्बन चेन के लिए हम लोग पेंटेन वर्ड यूज कर सकते हैं। जबकि दूसरे वाले केस में हम लोग का थर्ड पोजीशन पे इथाइल ग्रुप आएगा, उसके बाद पेंटेन वाला पार्ट मेंशन कर सकते हैं। तो बेसिकली चेन आइसोमर का मतलब ये होना चाहिए कि जहां जहां पे कार्बन चेन को डिनोट कर रहे हैं उस कार्बन चेन के नोमेनक्लेचर में डिफरेंस हो। जैसे पहले वाले केस में हम लोग का नोमेनक्लेचर हो जाएगा पेंटेन और दूसरे वाले केस में हम लोग का नोमेनक्लेचर हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो जहां जहां पे कार्बन चेन के नाम में वेरिएशन हो, तो अगर पेरेंट चेन का नाम देखे तो नाम में वेरिएशन है, और नाम में वेरिएशन किस टाइप का है, तो नंबर ऑफ कार्बन का वेरिएशन है। तो इस केस में अगर पेरेंट चेन के नाम में वेरिएशन मतलब चेन आइसोमर। दूसरे वाले केस में कोई ऐसा बोल सकता है कि सर यहाँ भी 5 का कार्बन चेन है, यहाँ भी 5 का कार्बन चेन है, और उसके अलावा यहाँ पे 2 का साइड चेन है, यहाँ भी 2 का साइड चेन है, तो ये दोनों चेन आइसोमर थोड़े ना हुआ। बट एक चीज सोच सकते हैं हम लोग, अगर ये 2 का साइड चेन वाला पार्ट हम लोग कंसिडर कर भी रहे हैं तो उसको हम लोग मिथाइल से डिनोट कर रहे हैं, जबकि दूसरे वाले केस में वही ग्रुप को हम लोग इथाइल से डिनोट कर रहे हैं। तो पेरेंट चेन इस बार सेम था, लेकिन साइड चेन वाले पार्ट के नाम में वेरिएशन हो गया। तो अगर साइड चेन के नाम में वेरिएशन है या फिर पेरेंट चेन के नाम में वेरिएशन है, इस चीज को हम लोग चेन आइसोमर ही बोलेंगे। तो सिंपली पुट करेंगे अगर इस चीज को, तो साइड चेन में वेरिएशन हो या पेरेंट चेन में वेरिएशन हो, दोनों केसेस में हम लोग आराम से टर्म चेन आइसोमर मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। वैसे एक चीज है यहाँ पे, जैसे हम लोग चेन आइसोमर वर्ड तो यूज किए,
बट हम लोग जब तक पोजिशनल आइसोमर की बात ना करें तब तक हम लोग नंबर ऑफ आइसोमर्स बनाने से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन होता है उस चीज का डिस्कशन नहीं कर सकते, क्योंकि चेन आइसोमर बड़ा ही छोटा सा एक वो हो जाता है, डोमेन हो जाता है। तो चेन आइसोमर वाला पार्ट मेरे हिसाब से समझ में आया होगा सबको। पेरेंट चेन में चेन लेंथ का वेरिएशन है, साइड चेन में चेन लेंथ का वेरिएशन हो, इस चीज को हम लोग चेन आइसोमर आराम से बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग का डिस्कशन होता है पोजिशनल आइसोमर वाला पार्ट। तो एक चीज हम लोग बोल सकते हैं सिंपली अपने नोमेनक्लेचर वाले पार्ट को एसोसिएट करके कि नोमेनक्लेचर में हम लोग पोजीशन कहाँ का ग्रुप का पोजीशन चेंज होगा। हाँ, ग्रुप का पोजीशन चेंज होगा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि नोमेनक्लेचर के टाइम पे जिन जगह पे हम लोग पोजीशंस मेंशन कर रहे थे, तो पोजीशंस कहाँ कहाँ पे मेंशन कर रहे थे, तो सब्स्टिट्यूएंट पे मेंशन कर रहे थे, अनसैचुरेशन वाले पार्ट में मेंशन कर रहे थे, और उसके अलावा फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट में मेंशन कर रहे थे। और फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट में भी हम लोग जब नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप ले रहे थे केवल एक फंक्शनल ग्रुप में तब मेंशन कर रहे थे, और अगर हम लोग 3 या 3 से ज्यादा चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप ले लिए तब तो बात ही अलग हो गया, वो भी नॉन चेन टर्मिनेटिंग के जैसा होता है। तो हम लोग ये 3 चीजों में सब्स्टिट्यूएंट, अनसैचुरेशन और फंक्शनल ग्रुप, इन 3 चीजों के पोजीशन को जब हम लोग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इन तीनों में हम लोग पोजीशन मेंशन कर रहे हैं, तो इनके पोजीशंस में अगर वेरिएशन हुआ तो इस चीज को हम लोग आराम से पोजिशनल आइसोमर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं आराम से इन 3 पार्ट के पोजीशंस में अगर वेरिएशन हुआ तो वेरिएशन इन पोजीशन ऑफ पहला पार्ट अनसैचुरेशन, दूसरा पार्ट सब्स्टिट्यूएंट, तीसरा पार्ट फंक्शनल ग्रुप, इस चीज की वजह से हम लोग का पोजिशनल आइसोमर का फॉर्मेशन होता है। मतलब अब हम लोग एक चीज ऐसा सोच के चल रहे हैं, बेसिकली शायद लाइट आ गया है, हम लोग बेसिकली ऐसा चीज सोच करके चल रहे हैं कि नोमेनक्लेचर के पार्ट में हम लोगों का जो कंपाउंड का नाम है वो एग्जैक्टली सेम होगा। जैसे मान लो ये कंपाउंड लेके चलते हैं, यहाँ OH ग्रुप, और ये दूसरा कंपाउंड लेके चलते हैं, यहाँ OH ग्रुप। पहले वाले पार्ट का अगर नोमेनक्लेचर करेंगे तो हम लोग का 1 ब्यूटेन आएगा, 1 ब्यूटेनॉल नोमेनक्लेचर डाल दो या ब्यूटेन 1 ऑल डाल दो, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है। तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में पहले का नोमेनक्लेचर तो हो गया, दूसरे का नोमेनक्लेचर करेंगे तो आराम से नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में 2 ब्यूटेनॉल लिख सकते हैं, या फिर आराम से ब्यूटेन 2 ऑल भी मेंशन कर सकते हैं। तो ब्यूटेनॉल ब्यूटेनॉल नाम सेम है, वेरिएशन किस चीज का है, तो केवल यहाँ पे 1 पोजीशन है और यहाँ पे वही चीज का पोजीशन 2 है। इसका मतलब हम लोग के नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में केवल एक चीज का वेरिएशन दिख रहा पोजीशन वाले पार्ट का। तो अगर हम लोगों के नोमेनक्लेचर में पोजीशन का वेरिएशन है तो हम लोग आराम से वहाँ पे पोजिशनल आइसोमर बोल सकते हैं। और हम लोग पोजीशन वाला पार्ट मेंशन कहाँ कहाँ के लिए करते थे, तो सिंपली पुट हम लोग पोजीशन वाला पार्ट केवल फंक्शनल ग्रुप में सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट थे और अनसैचुरेशन वाले पार्ट में पुट अप करते थे। तो अगर इन 3 पार्ट्स के पोजीशन में वेरिएशन हो गया तो हम लोग आराम से वहाँ पे पोजिशनल आइसोमर वर्ड यूज करते हुए काम कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा नोमेनक्लेचर वाला पार्ट, सिंपल सा कंसेप्ट होता है चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। इसमें फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस वाले पार्ट को एसोसिएट करना शुरू करते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है ये तुमको मालूम होना चाहिए। जैसे एक सवाल ये हो सकता है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द गिवन कंपाउंड। तो चेन आइसोमर है कि पोजीशन आइसोमर है, एक ये तरीका हो सकता है। दूसरा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चेन एंड पोजिशनल आइसोमर इन द फॉलोइंग केसेस। और ये जो सेकंड केस है ये मालूम होना चाहिए कि इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। और एक चीज थोड़ा ध्यान रखना, जैसे लोग बोलते हैं कि शॉर्टकट होता है इसका, चेन आइसोमर बनाने का या पोजीशन आइसोमर वाले पार्ट को बनाने का शॉर्टकट है, कोई फॉर्मूला नहीं है। इसको बनाने का एक्चुअल में कोई फॉर्मूला नहीं है, तो तुमको हिट एंड ट्रायल ही यूज करना होता है। बट अगर हिट एंड ट्रायल यूज करना भी है तो एक पैटर्न फॉलो करने की कोशिश करना ताकि गलती ना हो, क्योंकि कुछ एग्जांपल्स मेंशन कर रहे हैं हम, उन एग्जांपल्स के थ्रू तुमको पता चल जाएगा कि एक एक कार्बन के वेरिएशन पे या एक एक ग्रुप के वेरिएशन पे नंबर ऑफ आइसोमर रैंडमली बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाता है। तो जैसे क्वेश्चन कैसा होता है उस चीज की अगर बात करें हम लोग तो ऐसा लिख सकते हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चेन एंड पोजिशनल आइसोमर। पहला एग्जांपल लेके चल लेते हैं, मान लो C4H10। तो सबसे पहला चीज ये ध्यान रखना, जब भी कभी एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देगा, और ये चीज हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी कभी एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देगा और उसका स्ट्रक्चर बनाना है तो हमेशा सबसे पहला काम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाला करना, सबसे पहला काम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो जैसे C4H10 दे रखा, तो इस केस में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर निकालेंगे तो वैल्यू आएगा 0 0, बिल्कुल।
तो अगर 0 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है मतलब ना रिंग होगा ना डबल बॉन्ड होगा। तो हम लोगों को ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाना है। पहला काम हमेशा ध्यान रखना, हम लोग सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाएंगे, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो जैसे 4 का कार्बन चेन है तो सबसे पहला काम सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बना दिया। इसके बाद अगला स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमेशा चेन को 1 यूनिट छोटा करना और सारे पोजिशनल आइसोमर बनाना। तो जैसे मान लो अगर चेन को 1 यूनिट छोटा करते हैं तो 4 की जगह 3 का पेरेंट चेन हो गया, और अगर 3 का पेरेंट चेन हो गया तो हम लोग को एक कार्बन ग्रुप मतलब बेसिकली एक मिथाइल ग्रुप अटैच करना है। तो मिथाइल ग्रुप अगर पहले पोजीशन पे अटैच करेंगे तो कार्बन चेन वापस से 4 का हो जाएगा, तो ये काम तो नहीं कर सकते। अगर मिथाइल ग्रुप वाले पार्ट को हम लोग सेकंड पोजीशन पे अटैच करते हैं तो पेरेंट चेन 3 का होगा, एक का साइड चेन होगा, ये आराम से कर सकते हैं। और मिथाइल ग्रुप को थर्ड कार्बन पे भी अटैच नहीं कर सकते, फिर से 4 का कार्बन चेन हो जाएगा, जो कि ऊपर हम लोग ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। तो ये ऐसा 2 हो सोच गए। सकते हैं हम लोग, ऐसा सोच सकते हैं हम लोग कि अगर हम लोग के पास एक मिथाइल ग्रुप है तो उसको कभी भी हम लोग फर्स्ट कार्बन पे नहीं लगा सकते, हमेशा सेकंड कार्बन के बाद से ही लगाना शुरू करेंगे, सेकंड कार्बन या उसके बाद से लगाना शुरू करेंगे। तो सिमिलर टाइप से अगर एक इथाइल ग्रुप होगा तो इथाइल ग्रुप को फर्स्ट कार्बन पे, जैसे मान लो कार्बन चेन है और इस कार्बन चेन में इथाइल ग्रुप लगाना है, तो अगर फर्स्ट कार्बन पे लगाएंगे तो कार्बन चेन चेंज हो जाएगा, यहाँ नहीं लगा सकते। सेकंड कार्बन पे लगाएंगे तो भी कार्बन चेन अलग रहेगा, तो यहाँ पे भी नहीं लगा सकते। थर्ड कार्बन पे लगाएंगे तो कार्बन चेन जैसा था वैसा ही रहेगा और इसको साइड चेन के जैसा काउंट कर सकते हैं। तो मिथाइल को कभी भी पोजीशन करते वक्त फर्स्ट कार्बन पे नहीं लगाएंगे, मतलब उस चेन के एंड के दोनों एंड पॉइंट में से कहीं भी नहीं लगा सकते। इथाइल को हम लोग सेकेंड कार्बन तक नहीं लगा सकते, प्रोपाइल को थर्ड कार्बन तक नहीं लगा सकते। इन सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होगा, ये हम लोग क्वेश्चन के थ्रू आराम से करते चले जाएंगे। तो अपने स्ट्रक्चर में 4 का कार्बन चेन एक ही आइसोमर हो गया, उसके अलावा 3 का कार्बन चेन, एक का साइड चेन, ये दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर 2 के बराबर निकल के आ गया C4H10 वाले पार्ट में। अगर मान लो हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को बढ़ा के C6H14 करते हैं, पहला काम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमको 0 दिखाई दे रहा है, CnH2n+2 का फॉर्मूला है CnH2n+2, अल्केन के जैसा जनरल फॉर्मूला है, तो 0 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। सबसे पहला स्टेप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाओ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आराम से 6 का कार्बन चेन बनाए। उसके बाद चेन को छोटा करो एक कार्बन से और सारे पोजिशनल आइसोमर बनाओ। तो चेन वाले पार्ट को हम लोग एक कार्बन से छोटा किए और मिथाइल को पहले कार्बन या लास्ट कार्बन पे नहीं लगा सकते, तो इस चीज को ये छोड़ हो देते हैं। जाएगा। तो इस केस में हाँ ठीक है, हो सकता है शायद 6 हो, देख लेते हैं। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे कार्बन को लगा सकते हैं। और एक चीज सोच के देखो, जैसे अगर मान लो लोग पहले कार्बन पे मिथाइल को तो नहीं लगा सकते थे, तो इस पोजीशन पे लगाया, दूसरे पोजीशन पे लगाया और मान लो तीसरे पोजीशन पे लगाते हैं, तो इस केस में सॉरी तीसरे पोजीशन पे लगाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है अपना पहला स्ट्रक्चर, इसमें हम लोगों का पेरेंट चेन वाला पार्ट 5 का है और नंबरिंग में सेकेंड नंबर पे मिथाइल ग्रुप है। नीचे वाले स्ट्रक्चर में भी पेरेंट चेन 5 का है। अब अगर इस बार नंबरिंग करें हम लोग तो इस केस में हम लोग राइट साइड से नंबरिंग शुरू करेंगे, क्योंकि हम लोग नंबरिंग करते वक्त सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पोजीशन देने की कोशिश करते हैं। तो इस केस में हम लोग का नंबरिंग वाला पार्ट में वापस ये 2 मिथाइल पे ही ग्रुप आया, तो 2 मिथाइल पेंटेन। ऊपर वाले केस में भी 2 मिथाइल पेंटेन, मतलब ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम है। अगर सेम है तो सेम स्ट्रक्चर को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, तो इसीलिए नीचे वाले स्ट्रक्चर को भी हम लोग नहीं बना सकते। इस केस में 5 के पेरेंट चेन में हम लोग का जो ग्रुप है मिथाइल वो थर्ड नंबर पे आ रहा है, इसका मतलब ये यूनिक स्ट्रक्चर है, इसको आराम से बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाया, फिर चेन को 1 यूनिट छोटा किया, सारे पोजिशनल आइसोमर्स बनाते चले गए, तो हम लोगों के पास 2 पोजिशनल आइसोमर आया यहाँ पे। अब इसके बाद फिर से चेन को और छोटा करो, तो जब चेन को और छोटा करेंगे तो 4 का कार्बन चेन होगा। अब अगर 4 का कार्बन चेन में हम लोग को 2 कार्बन को एसोसिएट करना है, तो इस केस में अपने पास 2 पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटी 2 मिथाइल ग्रुप हो जाए या दूसरी पॉसिबिलिटी एक इथाइल ग्रुप हो जाए। हो सकता है, मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि अगर 2 कार्बन को डालना है तो इथाइल के जैसा डाल सकते हैं या 2 मिथाइल के जैसा डाल सकते हैं। अगर इथाइल के जैसा डाले हम लोग, तो इथाइल हम लोग कभी भी चेन के एंड से सेकेंड कार्बन तक नहीं लगा सकते। तो इस एंड से अगर बात करें तो इस एंड पे पहले कार्बन पे इथाइल नहीं लगा सकते, दूसरे कार्बन पे इथाइल नहीं लगा सकते, तीसरे पे लगा सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये दूसरे एंड का सेकेंड कार्बन है, तो सेकेंड एंड से फर्स्ट कार्बन पे इथाइल नहीं लगा सकते, सेकेंड पे भी इथाइल नहीं लगा सकते।
तो ओवरऑल इन चारों में से कहीं पे भी हम लोग इथाइल ग्रुप नहीं लगा सकते। तो ये पॉसिबिलिटी अपने इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में रिजेक्ट हो गया, उसको हम लोग छोड़ दे रहे हैं। अब क्या करें, तो 2 मिथाइल ग्रुप लगा सकते हैं। मिथाइल ग्रुप अगर लगाना है तो हम लोग फर्स्ट कार्बन पे तो नहीं लगा सकते, लेकिन सेकंड कार्बन पे लगा सकते हैं। मतलब मिथाइल की पॉसिबिलिटी में सेकंड कार्बन अवेलेबल है। दूसरे साइड से जाने पे फर्स्ट कार्बन अवेलेबल नहीं है, बट सेकंड कार्बन वाला पार्ट अवेलेबल है, ऐसा बोल सकते हैं। तो हम लोग जब मिथाइल ग्रुप लगाना शुरू करेंगे तो उस केस में हम लोग को सारे पोजिशनल आइसोमर बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो पहले काम करते हैं। एक मिथाइल को यहाँ लगाया, केवल पहला मिथाइल, दूसरे मिथाइल को भी प्लेस करना है, तो दूसरे मिथाइल को हम लोग इसी कार्बन के ऊपर प्लेस कर दिए, एक पॉसिबिलिटी। या फिर पहले मिथाइल को जहाँ लगाया था वहीं लगाया, दूसरे मिथाइल वाले पार्ट को हम लोग दूसरे कार्बन पे प्लेस कर दिए, दूसरी पॉसिबिलिटी। और इसको हम लोग थर्ड कार्बन पे लगा नहीं सकते क्योंकि कार्बन चेंज हो जाएगा, तो हम लोग मिथाइल को केवल सेकेंड कार्बन तक ही लगा सकते हैं। तो पहले वाले मिथाइल को इस कार्बन पे लगाया, फिर उसके बाद जस्ट बगल वाले कार्बन पे दूसरा मिथाइल ग्रुप प्लेस कर दिया। एक ये पॉसिबिलिटी कंसिडर कर सकते हैं। एक और चीज सोच सकते हैं हम लोग कि हम लोग फर्स्ट मिथाइल ग्रुप वाले पार्ट को इस सेकेंड कार्बन पे ना लगा के थर्ड कार्बन पे लगाए, लेकिन वो बात सेम होगा क्योंकि हम लोग, हाँ सेम हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग इस साइड से जा रहे थे तो ये सेकंड कार्बन था। अब जैसे ही इस मिथाइल को यहाँ लगाएंगे तो उस केस में वापस से सेकंड कार्बन बनेगा। तो एक्चुअल में ऐसा बोल सकते हैं हम लोग सोचने के लिए कि इन 4 कार्बन में सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है। सिमेट्रिकल होने से जिंदगी बहुत आसान हो जाता है। सिमेट्रिकल होने का मतलब है कि ये दोनों कार्बन आपस में सिमिलर टाइप का पोजीशन रखेगा और ये दोनों कार्बन भी आपस में सिमिलर टाइप का पोजीशन रखेगा। तो अगर किसी ग्रुप को प्लेस करना है तो इस पे प्लेस करो या इस पे प्लेस करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक को हम लोग रिजेक्ट कर सकते हैं आराम से, केवल एक को कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो अपने स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के टाइम पे सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल, अगला कार्बन भी उसी के ऊपर डाल दिया और उसके बाद एक मिथाइल के पोजीशन को चेंज करके अगले स्ट्रक्चर में चले गए। तो नीचे वाले स्ट्रक्चर को बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आया, एक स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद चेन को छोटा करने के बाद 2 स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद चेन को छोटा करने के बाद वापस से 2 स्ट्रक्चर, टोटल मिला करके 5 चेन एंड पोजिशनल आइसोमर हम लोग C6H10 वाले पार्ट में आराम से मेंशन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ट्राई करके देखो तुम लोग, थर्ड वाला पार्ट C7H16, इस केस में कितने चेन आइसोमर और पोजिशनल आइसोमर होंगे। जो तरीका बताया उसका ध्यान रखना है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, फिर चेन को छोटा किया, चेन को और छोटा किया, चेन को और छोटा किया, सारे पोजिशनल आइसोमर बनाते गए। ट्राई करके देखो कितना आइसोमर आ रहा है। लाइट आ गया है, 1 मिनट। अब तो मेरा वीडियो भी आ रहा है। आवाज आ रहा है तुम लोगों को क्लियर? यस। ओके, ट्राई करके देखो। क्वेश्चन नंबर 3 C7H16। जैसा बहुत सिंपल सवाल है, इस पे सवाल पूछा नहीं जाता है, बस मालूम होना चाहिए, बेसिक नॉलेज के हिसाब से मालूम होना चाहिए सब चीजें। और आराम से बनाना, कोई हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि इसमें गलती नहीं होना चाहिए।
सर 7, 7। सर 9, लगाओ, अपना अपना बोली लगाते जाओ, जितना बोली लगाना है लगाओ, और इससे ज्यादा किसी को जाना है कम जाना है सर 9 नहीं है। हमको नहीं मालूम, हम याद थोड़े ना करके बैठे हुए हैं। हम भी बना के देखेंगे, देख लेंगे क्या आंसर होगा। आइसोमेरिज्म में खूब बोली लगता है, हमेशा किसी ना किसी का आंसर कुछ ना कुछ गलती होता ही होता है। इनफैक्ट कभी कभी ऐसा होता है कि लोग स्ट्रक्चर को डबल बार काउंट कर लेते हैं। सर 8। 8। चलो एक और आ गया, 7 8 9 तीनों हो गया। और कुछ लगाना है किसी को बोली? जल्दी बताओ अभी बाकी लोग। प्रियांश, ज्योत्सना, अनूप। 7। 7। बोली लगाते हो ऊपर का बोली लगाना चाहिए, नीचे का बोली लगाते हैं लोग। सर 8 ही आ रहा है। 8 9। चलो ध्यान दो, सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बना रहे हैं। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में तो 7 का कार्बन चेन बनेगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बाय डिफॉल्ट एक रूल के जैसा याद रखना, क्योंकि जब हम लोग थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में जाएंगे तो उसमें एक बाय डिफॉल्ट ये एक रूल उसमें ये रहता है, इंक्लूडेड रहता है। कभी भी सवाल सॉल्व करना है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मस्ट कंडीशन होता है। तो इसलिए हमेशा इसको अपने क्वेश्चन में प्रैक्टिस के फॉर्मेट में डालने की कोशिश करना। तो सबसे पहला काम 7 का कार्बन चेन हो गया। फिर उसके बाद चेन को 1 यूनिट छोटा किया, मतलब 1 कार्बन कम किया, तो 6 का कार्बन चेन बनाए। और 6 के कार्बन चेन में अगर हम लोग मिथाइल ग्रुप को लगाना चाहते हैं तो हम लोगों का सिमेट्रिकल डिवीजन है, मतलब ये दोनों कार्बन सेम होगा, ये दोनों कार्बन सेम होगा, लास्ट के 2 कार्बन अपने किसी काम के है भी नहीं। तो इस केस में अपने स्ट्रक्चर में आराम से यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लग सकता है, या फिर उसके बाद अगला मिथाइल ग्रुप हम लोग यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, बट इसके अलावा और कहीं मिथाइल ग्रुप को प्लेस नहीं कर सकते। फिर उसके बाद चेन को और छोटा किया, 5 के कार्बन चेन में गए। तो जब 5 के कार्बन चेन में जाएंगे, 5 के कार्बन चेन में जाएंगे तो 2 कार्बन लगाना है। तो ऊपर अभी जस्ट मेंशन किया था कि 2 के कार्बन चेन में मिथाइल 2 हो सकता है या फिर 1 इथाइल हो सकता है। तो इस केस में अगर हम लोग पहले इथाइल ले लेते हैं, तो इथाइल के लिए हम लोग के पास ये अवेलेबल नहीं है कार्बन, ये भी अवेलेबल नहीं है, हम लोग के पास केवल ये बीच वाला कार्बन अवेलेबल है इथाइल को लेकर के। तो इस केस में एक ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। कुछ लोग जिनका आंसर 7 आया है वो इथाइल वाला पार्ट मिस कर गए होंगे, इसलिए उन लोग का आंसर 7 आया है। आदित्य, नहीं सर इथाइल लिया था। अच्छा इथाइल लेने के बाद भी 7 आया। ज्योत्सना, यस सर, यही वाला छोड़ दिए थे। ये वाला छोड़ देते, होता है नॉर्मली, इस चीज को हम लोग भूल जाते हैं, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है। फिर उसके बाद हम लोग जब 2 मिथाइल ग्रुप लेंगे तो 2 मिथाइल ग्रुप वाले पार्ट में सिमेट्रिकल डिवीजन है, ये दोनों कार्बन सेम होगा, ये दोनों कार्बन सेम होगा, बट ये दोनों अपने काम का है नहीं, क्योंकि मिथाइल ग्रुप को वहां नहीं लगा सकते। बट ध्यान रखना हम लोग केवल मिथाइल को प्लेस कर रहे हैं, अगर OH या क्लोरीन टाइप का कोई फंक्शनल ग्रुप रहा तो सारा कुछ अवेलेबल रहेगा। तो इस केस में हम लोग यहाँ वाले पार्ट में ग्रुप को नहीं डाल सकते, तो सेकेंड पोजीशन पे डाल सकते हैं, दोनों में से किसी एक जगह, और बीच वाले कार्बन पे डाल सकते हैं। तो इस केस में यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप डाला, तो इससे रिलेटेड सारे पोजीशन आइसोमर बनाते हैं। तो एक काम करते हैं, हम इसको नीचे ही नोट कर देते हैं। स्ट्रक्चर वाले पार्ट में 5 का कार्बन चेन और मिथाइल वाले पार्ट को सेकेंड कार्बन पे डाला। तो इस केस में जो अगला मिथाइल है उसको इसी कार्बन पे डाल सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी, या फिर जो हम लोगों का अगला मिथाइल वाला पार्ट है, एक मिनट थोड़ा छोटा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक मिथाइल यहाँ डाला तो अगला मिथाइल हम लोग ये सेकंड कार्बन पे डाल देते हैं, मतलब सॉरी थर्ड कार्बन पे डाल देते हैं। या फिर अगर एक मिथाइल यहाँ पे डाल रखा है तो अगला मिथाइल हम लोग सेकंड लास्ट कार्बन पे डाल सकते हैं। इस मिथाइल को इसके आगे लेके जा नहीं सकते, तो हम लोग के पास यही 3 पोजीशन अवेलेबल था। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी हो गया। उसके बाद हम लोग पहले वाले मिथाइल का पोजीशन चेंज कर देते हैं, केवल पहले वाले मिथाइल का अगर पोजीशन चेंज करेंगे मतलब थर्ड पे डालेंगे।
तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग मिथाइल को यहाँ डाल सकते थे, एक पॉसिबिलिटी, या फिर इसके रिस्पेक्ट में हम लोग मिथाइल को बीच में डाल सकते थे, या फिर इसके रिस्पेक्ट में हम लोग मिथाइल वाले पार्ट को राइट हेड में डाल सकते थे। बट एक चीज़ ये कि अगर बीच वाले कार्बन पे मिथाइल है तो इसके बाद जस्ट इधर अगर जाएंगे, मतलब सेकेंड नंबर पे मिथाइल है, थर्ड नंबर पे मिथाइल है, लास्ट स्ट्रक्चर में भी नंबरिंग वाला पार्ट राइट साइड से शुरू होगा। तो उसको ऐसा समझो, अगर मान लो कि हम लोगों का बीच वाले कार्बन पे मिथाइल हो गया तो अभी भी सिमेट्रिकल डिवीजन है, तो इन दोनों में से किसी एक कार्बन पे मिथाइल ग्रुप डाल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ डाले मिथाइल ग्रुप या फिर लास्ट वाले कार्बन पे, सेकेंड लास्ट कार्बन पे डाले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये स्ट्रक्चर तो रिजेक्ट हो गया। तो इस केस में एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आ गया। बट एक और चीज़ देखो, हमेशा जितने स्ट्रक्चर्स बनाएंगे उन स्ट्रक्चर्स में एक चीज़ जरूर देख लेना कि पुराने स्ट्रक्चर से कोई स्ट्रक्चर कॉमन तो नहीं है। तो इस केस में सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है जो कि यहाँ दिख रहा है। इस केस में ये दोनों स्ट्रक्चर भी कॉमन है, इसका मतलब इस वाले पार्ट को भी छोड़ना पड़ेगा। तो बाकी स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें तो ऊपर 7 का कार्बन चेन, 6 का कार्बन चेन, ये सब सेम नहीं हो सकता। 5 का कार्बन चेन में इथाइल है, ये भी सेम नहीं हो सकता। 5 के कार्बन चेन में जब 2 मिथाइल था तो दोनों मिथाइल सेकेंड कार्बन पे हुआ, ऐसा स्ट्रक्चर कहीं नहीं दिख रहा, ये स्ट्रक्चर ठीक है। सेकेंड थर्ड पे स्ट्रक्चर यहाँ आ गया था, यहाँ आ गया था, तो इन दोनों को रिजेक्ट कर दिया, ये स्ट्रक्चर वाला पार्ट ठीक है। और उसके बाद सेकेंड और फोर्थ पे 2 मिथाइल ग्रुप, ऐसा स्ट्रक्चर कहीं भी नहीं रखा, ये भी ठीक है। उसके अलावा थर्ड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप कहीं नहीं है, ये भी स्ट्रक्चर ठीक है। तो इस केस में 5 के कार्बन चेन वाले पार्ट में ये सब पॉसिबिलिटी आ गया। अब क्या करें, तो और छोटे कार्बन चेन में जाते हैं, 4 वाले पार्ट में। अगर 4 में गए तो हम लोग को 3 कार्बन प्लेस करना है। 3 कार्बन में आइदर 3 मिथाइल ग्रुप होगा या फिर 2 इथाइल ग्रुप होगा, सॉरी 2 नहीं, एक इथाइल ग्रुप होगा, एक मिथाइल ग्रुप होगा, या फिर हम लोग एक प्रोपाइल ग्रुप भी ले सकते हैं। तो प्रोपाइल ग्रुप के लिए हम लोग थर्ड कार्बन तक ग्रुप को नहीं डाल सकते, तो प्रोपाइल ग्रुप का पॉसिबिलिटी यहाँ से खत्म हो गया, क्योंकि डिवीजन करने पे ये फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन, यहाँ पे ना इथाइल डाल सकते हैं ना ही प्रोपाइल डाल सकते हैं, तो ये इथाइल प्रोपाइल दोनों खत्म हो गया। इसका मतलब फर्स्ट पॉसिबिलिटी को छोड़ के बाकी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है अपने पास। अगर इस पॉसिबिलिटी की बात करें 3 मिथाइल ग्रुप, तो मिथाइल ग्रुप में एक को यहाँ प्लेस किया, दूसरे को मान लो यहाँ प्लेस किए, या फिर आगे प्लेस किए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तीसरों को तो आगे प्लेस करना ही करना है। तो ऐसा कर देते हैं पहले कि पहले मिथाइल को यहाँ प्लेस किए, दूसरे मिथाइल को इसी पे प्लेस किए, तीसरे मिथाइल के लिए एक ही जगह खाली है, क्योंकि इस मिथाइल को इधर तो लगा नहीं सकते। इधर जैसे ही लगाएंगे तो कार्बन चेन वाला पार्ट 4 का हो जाएगा, सॉरी 5 का हो जाएगा। तो इस केस में इस मिथाइल पे हम लोग मिथाइल ग्रुप नहीं लगा पा रहे नीचे वाले पार्ट में भी नहीं लगा सकते, इसका मतलब मिथाइल को लगाने का यही एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये ले सकते थे कि पहला मिथाइल यहीं डाला, दूसरा मिथाइल बगल वाले पे डाला, और तीसरा मिथाइल डालना है। तो तीसरा मिथाइल इन सब पोजीशंस पे नहीं डाल सकते, क्योंकि बिल्कुल कार्बन का एंड पॉइंट है, तो इन सब पोजीशंस पे नहीं डाल सकते। बचा ये पोजीशन और ये पोजीशन, बट दोनों में से कहीं भी अगर मिथाइल ग्रुप डालेंगे तो इस केस में यहाँ पे नंबरिंग हम लोग लेफ्ट साइड से शुरू कर रहे हैं, यहाँ पे नंबरिंग राइट साइड से शुरू कर रहे हैं। तो 2,2 डाई मिथाइल, और उसके अलावा थर्ड पे भी मिथाइल, यहाँ पे 2,2 डाई मिथाइल और थर्ड पे भी मिथाइल, दोनों स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। तो एक ये स्ट्रक्चर है, इसके अलावा कोई और स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल मिला के 9 स्ट्रक्चर दिख रहा है हमको। अगर किसी को लगता है कि कोई स्ट्रक्चर गलत है या किसी को लगता है कि कोई स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा बना दिया, तो आराम से बता सकते हैं। तो यहाँ तो 8 वाले लोगों का ही बोली कम था, किसका क्या छूटा? अनूप क्या छूटा तुम्हारा? सर 3 के बाद 5 लिख दिए थे। 3 के बाद 5 लिख दिए थे, मतलब जैसे 1 2 3 4 लिख रहे थे ना, तो 3 के बाद 5 लिख दिए थे, तो 4 नंबर ही नहीं लिखे। ये हमको अभी भी नहीं समझ में आया। 3 के बाद 5 लिख दिए थे, तो 1 2 3 4, अरे पता नहीं क्या कर रहा था तुम अरविंद तुम्हारा क्या हुआ? सर लास्ट पॉसिबिलिटी में गए तो फिर ये तो मतलब एक्सप्लोर ही नहीं किए कि 3 मिथाइल वाला पॉसिबिलिटी होगा। ठीक है, वो इनिशियल स्टेज में गलती होता है, इनिशियल स्टेज में स्ट्रक्चर बनाने में गलती होता है। प्रियांश तुम्हारे से क्या गलती हुआ? ठीक है 9 सर, क्या बोले थे। अच्छा 9 बोला था। ज्योत्सना तुमसे एक और कौन सा गलती हुआ? एक तो इथाइल वाला पार्ट हो गया, और ज्योत्सना वो पेंटेन 5 के कार्बन चेन में जो बीच में 2 2 है ना, वो नहीं दिए थे। ये वाला पार्ट
ठीक है, तो ध्यान रखना जैसे मेरे हिसाब से स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का कोई फॉर्मूला नहीं, जैसे एक चीज देख करके जज कर सकते हैं। मान लो जब 4 का कार्बन लेके चले थे हम लोग, तो 4 के कार्बन चेन में हम लोग का 2 स्ट्रक्चर आया था। जब 4 से 6 में गए तो 6 में हम लोग का सीधा 5 स्ट्रक्चर निकल के आ गए। 5 आया था कि 3 आया था? 1 2 3, हाँ ठीक है, 5 स्ट्रक्चर निकल के आया था। जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में गए 7 वाले पार्ट में, तो इस केस में हम लोग का 9 स्ट्रक्चर निकल के आया। तो नॉर्मली ऐसा लग रहा है कि 2-2 कार्बन का डिफरेंस होता है, तो हम लोग इस तरीके से कुछ रिलेट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ट्राई करके देखना, बस दिमाग लगा के देखना, ऑल्दो हम इसमें दिमाग लगाना बहुत ज्यादा बोलेंगे नहीं, बट एक बार खाली बैठा रहेगा तो ट्राई करके देखना। अगर C9H20 हुआ तो इस केस में कितना आइसोमर्स निकल के आएंगे? बना के देखते जाना, जो तरीका बताया उसके हिसाब से बना के देखते चले जाना। तुमको मालूम पड़ेगा कि कम से कम हमको लगता है शायद 28 या 29 आइसोमर निकल के आता है, शायद उससे भी ज्यादा निकल के आता है। ये वैल्यू हमको याद भी नहीं है, बहुत साल पहले हम बनाए थे, तो हमको लगता है कि 2014 या 15 में एक बार ट्राई किए थे। तो उसके बाद हम कभी ट्राई करने की कोशिश भी नहीं किया, क्योंकि एक कार्बन के वेरिएशन से नंबर ऑफ आइसोमर्स एकदम से अब्रप्टली बढ़ जा रहा है। तो इसीलिए ये टॉपिक सुनने में बहुत आसान है, बहुत आसानी से दिखाई देता है, बट स्ट्रक्चर बनाने में गलती होता ही होता है। हमसे भी अगर कोई सवाल आ जाएगा ऑन द स्पॉट बनाने के लिए, तो हो सकता है ठीक है, हम हो सकता है स्ट्रक्चर सही बनाए, बट हो सकता है कहीं कोई स्ट्रक्चर मिस कर दे या किसी स्ट्रक्चर को हम डबल काउंट कर ले। इसलिए हम आज तक नॉर्मली ऐसा देखे हैं कि जेई मेंस में, एडवांस में, नीट में जो भी सवाल आता है वो इतना छोटा कंपाउंड का होता है कि उसमें 4 5 6 7 आइसोमर तक होता है। इससे हाइयर आइसोमर नॉर्मली नहीं रखा जाता है, क्योंकि सबको मालूम है कि स्ट्रक्चर बनाने में कुछ ना कुछ गलती करेंगे। दूसरा एक और चीज, अगर हम लोग का एक छोटा सा फॉर्मूला भी दिया C7H16, तभी भी हम लोग का 9 स्ट्रक्चर है, जिसको बनाने में कम से कम 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा। बनाने में पहले तो सोचने में टाइम लगेगा, फिर बनाने में टाइम लगेगा, मतलब 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा ही लगेगा। अगर ऐसा सवाल आता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुमको बहुत बड़ा लग रहा है, तो हम सजेशन देंगे कि सवाल को छोड़ देना। देखने में बड़ा आसान लगता है, बट बहुत टाइम टेकिंग चीज है और गलती के चांसेस बहुत ज्यादा है। जैसे हम लोग के टाइम पे जो हमको याद है, हम लोग के सर ऐसा बोले थे कि जितना तुम्हारा आंसर आएगा उसमें एक ऐड कर देना। ये कोई रूल नहीं है, बट ऐसा बोले थे कि जितना आंसर आएगा उसमें एक ऐड कर देना, वही तुम्हारा आंसर होगा। तो जिन लोग का आंसर 8 आया करेंगे, क्या एक सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। वो तो बोल रहे कि ये कोई रूल नहीं है, हम लोग को मजाक में ही बोले थे कि जितना आंसर आएगा उसमें एक ऐड कर देना। एक ना एक स्ट्रक्चर तो छूटता ही छूटता है सबका, छूटने का चांसेस ज्यादा होता है, ज्यादा होने के चांसेस नॉर्मली कम होता है। तो इसलिए बोले थे जितना आएगा आंसर उसमें एक ऐड कर देना, और देखना उस टाइप का ऑप्शन है तो वही आंसर होगा। बट ये कोई रूल नहीं है। जैसे जिन लोगों को 8 आंसर आया, वो 8 वाले लोग एक एक ऐड कर सकते तो उनका आंसर सही निकल के आता, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी दिमाग से उतर सकता है। क्योंकि यहाँ तो हम लोग केवल चेन और पोजीशन आइसोमर की बात कर रहे हैं, अगर हम इसी में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करें, मॉडिफिकेशन मतलब जैसे एक और सवाल लेते हैं यहाँ पे, और इसमें कंडीशनल सवाल है बेसिकली। हम लोग C4H8O इसका आइसोमर बनाना चाहते हैं। केवल साइक्लिक आइसोमर होना चाहिए और साइक्लिक में भी अल्कोहल होना चाहिए, केवल साइक्लिक अल्कोहल, और कोई स्ट्रक्चर नहीं चाहिए अपने को। बहुत ही कंडीशनल पार्ट मेंशन कर दिया है। तो जैसे मान लो कि अगर हम लोग आइसोमर बनाना शुरू करें साइक्लिक अल्कोहल का, तो तरीका अभी भी वही करने की कोशिश करना है। पहला काम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालेंगे, तो C4H8 ऑक्सीजन को तो काउंट नहीं करते हम लोग, तो C4H8 मतलब CnH2n हो गया, मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अल्कीन के जैसा है, 1 के बराबर। CnH2n अल्कीन का जनरल फॉर्मूला है, जिसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होता है। तो हम लोग का एक रिंग है, मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कवर हो जाएगा। सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाओ। अब अल्कोहल बनाना है तो OH ग्रुप तो चाहिए, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में चारों पोजीशन सेम है, कहीं पे भी OH ग्रुप लगा दो। सबसे पहला स्ट्रक्चर ये बन गया, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, उसमें सारे पोजिशनल आइसोमर। अब क्या करें हम लोग, तो चेन को थोड़ा छोटा कर सकते हैं। अगर चेन को छोटा करेंगे तो 3 का कार्बन चेन होगा, और 3 के कार्बन चेन में क्योंकि हम लोग को केवल साइक्लिक बनाना है, अगर मान लो इसी सवाल में हम अल्कोहल बोल देते तो और कॉम्प्लिकेटेड होता, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड को भी चेंज करना होता, OH को भी ध्यान रखना होता, वो और कॉम्प्लिकेटेड चीज होता। खैर, 3 के कार्बन चेन में गए तो एक मिथाइल ग्रुप लगाना है। अब अगर एक मिथाइल ग्रुप लगाना है तो तीनों में से किसी एक जगह पे लगा सकते हैं, क्योंकि सेम टाइप का दिख रहा है। अब इसके बाद हम लोग को OH ग्रुप लगाना है, तो एक OH ग्रुप यहाँ लगा सकते हैं, तो एक पोजिशनल आइसोमर बनेगा।
दूसरा OH ग्रुप यहाँ लगा सकते हैं, दूसरा पोजिशनल आइसोमर बनेगा, और इससे रिलेटेड ये पूरा पार्ट सिमेट्रिकल है, तो ये दोनों कार्बन सेम टाइप के हैं, तो तीसरा OH ग्रुप कहीं भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस केस में हमको दिख रहा है कि टोटल मिलाकर के हम लोग 4 आइसोमर बना सकते हैं, क्योंकि इस पूरे स्ट्रक्चर वाले पार्ट में अगर हम लोग ये 4 आइसोमर कंसिडर करें तो रिंग एग्जिस्ट कर रहा है, बट अगर हम लोग 5वां आइसोमर बनाना शुरू करेंगे तो रिंग वाला पार्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम लोग साइज को और छोटा करते हैं, चेन लेंथ को और छोटा करते हैं, तो 2 के कार्बन चेन में रिंग नहीं बन सकता, मिनिमम 3 कार्बन चेन चाहिए। बट अगर मान लो इसी सवाल को थोड़ा मॉडिफाई करता है, साइक्लिक अल्कोहल भी नहीं, साइक्लिक आइसोमर्स ओनली। अब साइक्लिक आइसोमर में अगर एक ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन वाले पार्ट में हम लोगों का, और इस चीज का ध्यान रखना, अगर हम लोगों का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, इसका मतलब एक डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर एक रिंग हो सकता है। डबल बॉन्ड का पॉसिबिलिटी तो साइक्लिक की वजह से खत्म हो गया, केवल एक रिंग होगा। अब एक चीज सोच के देखो, अगर हम लोग के पास केवल एक ऑक्सीजन है, केवल एक ऑक्सीजन, तो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स अवेलेबल है अपने पास? तो एक फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल था अल्कोहल, दूसरा अवेलेबल है ईथर वाला पार्ट, तीसरा कीटोन वाला पार्ट, और चौथा एल्डिहाइड वाला पार्ट। इसके अलावा कोई भी फंक्शनल ग्रुप पॉसिबल हो सकता है क्या जिसमें केवल ऑक्सीजन प्रेजेंट हो? कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो अभी तक बताया है जिसमें केवल ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, केवल एक सिंगल एटम ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, इन 4 के अलावा किसी पार्ट में? कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 चाहिए, ईस्टर में 2 चाहिए, असाइल हैलाइड में एक हैलोजन चाहिए, अमाइड में नाइट्रोजन चाहिए, मतलब केवल एक एटम ऑक्सीजन हो। इससे रिलेटेड ये 4 फंक्शनल ग्रुप्स अपने स्कोप में है। कीटोन में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, तो एक अनसैचुरेशन चाहिए, जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है क्योंकि रिंग में एक अनसैचुरेशन खत्म हो चुका, तो ये पॉसिबिलिटी रिजेक्ट कर दी हम लोग। एल्डिहाइड में भी C डबल बॉन्ड O, मतलब यहाँ भी एक अनसैचुरेशन चाहिए, जो कि अवेलेबल नहीं है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये भी हम लोग का रिजेक्ट हो गया। बचा क्या हम लोग के पास? अल्कोहल एंड ईथर। तो अगर हम लोग सवाल में बस ये बोल देते फाइंड द टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर्स ओनली, मतलब सारे अल्कोहल और सारे ईथर्स बनाने हैं। अल्कोहल वाला पार्ट कैसे बनाएंगे तो वो तो बना चुके, ईथर वाले पार्ट को ट्राई करके देखो कि ईथर वाला पार्ट कैसे बन पाएगा। तो सबसे पहले सवाल को सॉल्व करते वक्त अगर हम सॉल्व करते तो हम पहले ये क्लासिफिकेशन देखते कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से क्या पॉसिबिलिटी आया, एक ऑक्सीजन से क्या क्या पॉसिबिलिटी आया, उस पॉसिबिलिटी में क्या चीज हटा दिए, बचा 2 पॉसिबिलिटी, जिसमें से पहला पॉसिबिलिटी हम अल्कोहल सारा ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग ईथर वाले पार्ट पे जाते हैं। हाँ अरविंद बोलो। कार्बन रिंग हो सकता है? एक सेकंड पहले अरविंद से पूछ लेते हैं। अरविंद बोलो। कीटोन और एल्डिहाइड को क्यों रिजेक्ट किए? कीटोन और एल्डिहाइड वाले पार्ट में एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, इसका मतलब एक अनसैचुरेशन होगा, यहाँ पे होना चाहिए नहीं होना चाहिए? यस सर। और पूरे कंपाउंड के अंदर एक ही अनसैचुरेशन है और कंपाउंड में कंडीशन मेंशन कर दिया साइक्लिक होना चाहिए, तो जैसे ही एक रिंग हो गया तो अनसैचुरेशन तो हम लोग का वैसे ही, मतलब ये अनसैचुरेशन तो रिंग में यूटिलाइज हो गया, तो ये डबल बॉन्ड बनाने के लिए अगला अनसैचुरेशन कहाँ से आ पाएगा? ठीक है। यस सर। हाँ अद्वैत बोलो। 2 कार्बन रिंग हो सकता है? क्या क्या बोला? 2 कार्बन रिंग। 2 कार्बन एक पॉलीगन बनाने के लिए, पॉलीगन भी नहीं, एक ट्रायंगल, मतलब सबसे मिनिमम क्लोज्ड लूप क्या होता है? ट्रायंगल होता है, तो ट्रायंगल के लिए Yes, 3 sir. पॉइंट चाहिए, स्क्वायर के लिए 4 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट का हम लोग कभी भी एक क्लोज्ड लूप बना सकते हैं क्या सर्कल के अलावा? आदित्य बना लिया सर। आदित्य बना दिया? कैसे बना दिया? सर सर मजाक दिखाया तो मजाक। ये बना रहा है क्या तुम लोग? चलो ध्यान दो। तो इस केस में 2 मेंबर रिंग तो नहीं बना सकते, साइक्लिक रिंग हमेशा 3 से शुरू होगा, 3 4 5। अल्कोहल तो हम बना चुके हैं, तुम लोग को ये ईथर वाले पार्ट को ट्राई करना है। ईथर से रिलेटेड जितने भी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं ट्राई करके देखो, तरीका सेम है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, चेन को छोटा किया, चेन को छोटा किया, इस टाइप से ही ट्राई करते जाना है, बहुत मजा आएगा इसमें। और बोली लगाना शुरू करना। तो मीथेन ग्रुप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मिथेन ग्रुप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मतलब? लाइन से होता है ना, तो उसको कैसे करेंगे? तो ये तो है ना मिथेन ग्रुप ऐसा। अच्छा ऐसा बोल रहा है क्या? बस ये यहाँ अगर मिथेन ग्रुप होगा तो एक कार्बन मिथेन ग्रुप को नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं साहब, उसमें CH4 ही लिखना पड़ता है। यार हम लोग एक चीज बताओ कि हम लोग ये इस
कार्बन चेन का अलग अलग रिप्रेजेंटेशन, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्यों यूज कर रहे हैं? तो उसके पीछे रीजन ये है ना कि बहुत बड़े बड़े कंपाउंड है तो हम लोग कितना कार्बन हाइड्रोजन लिखेंगे बार बार। तो एक बड़े स्ट्रक्चर को थोड़े शॉर्ट हैंड नोटेशन में, जैसे जल्दी नोट करना है, शॉर्ट हैंड में नोट करना है, तो उस तरह के केस में हम लोग इस चीज को यूज करते हैं। CH4 से छोटा कुछ हो ही नहीं सकता, इतना मेहनत तो कोई भी करेगा। CH4 में CH4 लिखना है, उसमें डॉट थोड़े ना रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। ट्राई करो, इथर वाले पार्ट को ट्राई करो। प्रियांश पे कोई मैसेज किया है? हाँ, वही तो हम बोले कि दो एटम को लेकर के एक साइक्लिक रिंग बना सकते हैं। ऐसा हम भी तो ऐसा ही बोले थे, 2 पॉइंट को लेकर के एक रिंग बना सकते हैं। मतलब और तो कुछ नहीं बना सकते, एक लाइन बना सकते, एक रिंग बना सकते, क्लोज्ड लूप तो इसके अलावा और कहीं नहीं बना सकते। हम नहीं भेजे सर, आदित्य ने भेजा। हाँ, वो दिखा हमको, फॉरवर्डेड हो आदित्य आर्यन। हमको हमको ऐसा लग रहा है मार्क्स का पैटर्न देख करके मैथ्स में कि आदित्य आर्यन को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत मजा आ रहा है। उसको फिगर विगर देखने में बहुत मजा आता है ना? ट्राई करो, सवाल ट्राई करो। तुम लोग एक काम करो, सवाल ट्राई करो, हम भी ट्राई करके देखते हैं आंसर, और उसके बाद तुम लोग अपना बोली लगाना। हम तुम्हारा स्क्रीन शेयर बंद कर रहे हैं, हम केवल खुद के लिए यूज कर रहे हैं उस चीज को। तुम लोग अपना आंसर ट्राई करो। तो स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया। हाँ हाँ, जानबूझ के बंद किए कि तुम मेरा आंसर ना देख पाओ। आया किसी का आंसर? जिसका भी आंसर आएगा बता सकता है। सर 3 आ रहा है। 3 आ रहा है, ओके। अनूप का 3 आया। सिर्फ ये का ईस्टर का मतलब, ईथर का मतलब। हाँ, सिर्फ इथर का 3, ठीक है। मतलब ये तो 4 तो ऊपर का हो ही चुका, नीचे इथर के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। और किसी को कोई बोली लगाना है, लगाते जाओ। सर रेंज दे सकते हैं? सब तो रिंग ही तो देना है ना, साइक्लिक ही तो बनाना है। साइक्लिक मस्ट है, रिंग के बिना तो स्ट्रक्चर ही नहीं बनाना है अपने को। नहीं सर, रेंज, आंसर का रेंज। जैसे 1 से 8। अच्छा, रेंज नहीं, मैथ्स नहीं चल रहा है कि डोमेन हम दिए है तुमको, तुम उसका रेंज बताओ। तो रेंज आप दे सकते हैं, बोल दिए 100 से कम है। नहीं, वो आंसर में वो रेंज बताना चाह रहा है कि इतना से इतना होगा सर। तो सर वो भी तो हो गया ना, 0 to 100 रेंज हो गया। तो रेंज हो गया। सर 3 + 1 4। 3 + 1 4, चलो ठीक है। इसका एक एक्स्ट्रा बोली लग गया। सर 6 डबल जंप मार लिया इधर तो। अब सब लोग सोच रहे 6 कहाँ से आ गया? मेरा तो 3 ही 4 स्ट्रक्चर आ रहा है, 6 कहाँ से बोल रहा है ये?
सर 5। ज्योत्सना का 5, चलो ठीक है। और भी कुछ आया सीक्वेंस? 3 4 5 6। सर मेरा नीचे और ऑर्डर बचा आदित्य आर्यन। आदित्य आर्यन का नाम कैसे लिखे? अदवे का नाम तो एडी हो गया, आदित्य आर्यन का नाम ए कैसे लिखे? आदित्य आर्यन। नहीं, उसका नाम कुछ बड़ा सर मालूम ईडी से। को मैं तो चैरी बोला था। क्या? सर एडीटी लिखिए। मैं भी तो चैरी बोला तो ईडी लिखिए ना। अच्छा, तुम्हारा विचार ही है। उसी चलो, समय बोल रहा था ना एक जुड़ के। तुम्हारा CH लिख देते हो। इस मतलब 4 सर। CH मतलब चपंडुक। प्रियांश बताओ कितना? 4 बताए सर। 4। चलो देखते जाते हैं। स्ट्रक्चर वाले पार्ट में, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। हाँ, इसका कॉमन नेम भी है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, बोले भी थे, याद रखना है। तो ऑक्सीजन को इंक्लूड करते हैं 5 मेंबर रिंग। जिन लोगों का ये स्ट्रक्चर छूटा वो तो ऐसी गलती हो गया होगा। तो उनको एक चीज और समझ में आया होगा कि फिर 4 मेंबर रिंग में भी जा सकते हैं इंक्लूडिंग ऑक्सीजन। तो एक मिथाइल ग्रुप डालना है। तो यहाँ से सिमेट्रिकल डिवीजन दिख रहा है 2 पार्ट का, मतलब ये दोनों कार्बन सेम टाइप का है और नीचे का कार्बन यूनिक होगा। तो इसका मतलब एक यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा सकते हैं, दूसरा एक यहाँ भी मिथाइल ग्रुप लगा सकते हैं। तो ये 2 स्ट्रक्चर 4 मेंबर रिंग में हो गया। फिर 3 में चले जाते हैं। अगर 3 में जाएंगे तो हम लोग को इथाइल ग्रुप लगाना होगा। 2 कार्बन अपने पास अवेलेबल है तो इधर इथाइल लगाओ या 2 मिथाइल ग्रुप लगाओ। अगर 2 मिथाइल ग्रुप लगाएंगे तो एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिया, या फिर 2 अलग अलग कार्बन पे मिथाइल ग्रुप। और क्योंकि सिमेट्रिसिटी अब तक समझ में आ चुका है, तो अगर हम लोग यहाँ पे दोनों कार्बन की बात करें तो दोनों कार्बन सेम है। अगर एक मिथाइल यहाँ पे डाले, दूसरा यहाँ पे डाले, या फिर दोनों को पहले वाले पार्ट पे डाल दे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आएगा। और दूसरा एक ये स्ट्रक्चर। तो अपना स्ट्रक्चर में 3 3 6 तो यही हो गया। उसके अलावा ये भी तो एक काम कर सकता है, ऑक्सीजन को एक्सक्लूड करके कार्बन चेन बना लिया, जिसमें ईथर वाला पार्ट बना सकते हैं। तो अरविंद का शायद ये नीचे वाला पार्ट छूटा होगा, हमको जैसा लगता है। नहीं सर, इथाइल वाला छूटा है। अच्छा, इथाइल वाला पार्ट लोग बहुत छोड़ते हैं, मतलब पता नहीं क्यों लोगों से ये गलती होता है। इथाइल ही मस्ट चीज है जो ध्यान रखना होता है, मतलब हमेशा चेन को छोटा करेंगे तो उस नंबर ऑफ कार्बन से क्या क्या पॉसिबिलिटीज है उस चीज को दिमाग में रखते हुए काम करने का है। तो जिन लोगों का बोली 3 लगा था तो बहुत पीछे है। तो एक इथाइल छूटा, और बाकी सबको समझ में आ गया होगा कि क्या स्ट्रक्चर छूटा है बेसिकली। तो एक चीज सोच के देखो, हम लोग का C4H8 फॉर्मूला है साइक्लिक आइसोमर। केवल मेंशन भी कर दिया कि साइक्लिक, अगर साइक्लिक नहीं मेंशन करता तो डबल बॉन्ड से एसोसिएटेड और भी स्ट्रक्चर हो सकता था। केवल साइक्लिक मेंशन किया तो 4 तो अल्कोहल हो गया, और ईथर वाले पार्ट में टोटल 3 और 4 3 7, टोटल 7 आइसोमर हम लोग के ईथर वाले पार्ट में आ रहा है। इसका मतलब केवल C4 के फॉर्मूले में हम लोग के पास 11 आइसोमर है टोटल मिला करके, जो कि काफी बड़ा नंबर होता है। इसलिए इस तरह का सवाल आना चाहिए सॉल्व करने, प्रैक्टिस भी करके रखो, लेकिन एक्सपेक्ट मत करो कि ऐसा सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि गलती के चांसेस होते हैं, बहुत टाइम टेकिंग होता है। और उसमें कि हम सजेशन देंगे अगर ऐसा सवाल है तो सबसे लास्ट स्टेज में करो। अगर छोटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिखा तो ठीक है, कर लो, सिंपल होता है बट टाइम टेकिंग है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि कोई फुल प्रूफ ऐसा नहीं कि हम जो बना रहे हो सही बना रहे हैं, क्या छोड़ दिए, क्या चीज दिमाग से मिस कर गया, वो गलती कराएगा ही कराएगा। बस ये पैटर्न फॉलो करने की कोशिश करना। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को छोटा किया, पोजिशनल आइसोमर बनाए, चेन को छोटा किया, सारे पोजिशनल आइसोमर बनाए। इथाइल और मिथाइल ग्रुप का थोड़ा ध्यान रखा करो, इससे हम लोग आराम से चेन आइसोमर और पोजिशन आइसोमर आराम से मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट जो आइसोमर होगा वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होगा। तुमको लगा था खत्म कर देंगे बट टाइम चला गया, तो चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंक्शनल ग्रुप आइसोमर की बात करेंगे। और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर वाले पार्ट के अलावा फिर हम लोग मेटामर वाले पार्ट की बात करेंगे। ये 2 टॉपिक हम लोग का आराम से नेक्स्ट क्लास में खत्म होगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में हम लोग को एग्जांपल्स डिस्कस नहीं करना है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में केवल ये बताना है कि ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो सकता है। और क्योंकि तुमको ऑलरेडी मालूम है कि क्या क्या टाइप के फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, तो ये बड़ा ही एलिमेंट्री टाइप का टॉपिक हो जाएगा। मेटामर थोड़ा समझाने वाली चीज है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा हम लोग का। फिर जब हम लोग कॉमन क्वेश्चन करेंगे तो उस कॉमन क्वेश्चन में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर का काफी ज्यादा एप्लीकेशन होता है। तो उस कॉमन क्वेश्चन को जब डिस्कस करना शुरू करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप के आइसोमर्स वाले पार्ट के एग्जांपल्स आएंगे वहां पे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पूरा का पूरा आराम से कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए कुछ हम होमवर्क दे रहे हैं तुम लोगों को, इसको ट्राई करके देखना। या ठीक है, नहीं आज के लिए हम होमवर्क नहीं दे रहे तुमको,
आइसोमरिज्म का पूरा टॉपिक एक ही दिन में ट्राई करना, मतलब जैसे ही खत्म होगा आइसोमर स्ट्रक्चरल तो पूरे के पूरे क्वेश्चंस को सीधा एक ही बार ट्राई करके देखना, वो ज्यादा बेटर होगा, मतलब उसमें ज्यादा तुमको मजा आएगा, ज्यादा ब्रॉड सेंस में काम कर पाएंगे। आज के लिए कोई होमवर्क नहीं है, तुम्हारे नोमेनक्लेचर का हम डीपीपी सेंड करवा देंगे तुम लोग का। डीपीपी नंबर 7 तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएससी का नोमेनक्लेचर वाला पार्ट है, तो 7 तक का डीपीपी हम तुम लोग को सेंड करवा देंगे। उन सारे डीपीपी को केवल सॉल्व कर लेना, बाकी नोमेनक्लेचर के बाद आइसोमरिज्म का सारा क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक ही बार होमवर्क देंगे। बहुत मजा आएगा जब एक ही बार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकता है। बोलो भाई, किसी को कोई डाउट है? चलो अगर डाउट नहीं डीपीपी का क्वेश्चन था लेकिन सर याद नहीं आ रहा कौन सा डीपीपी में था। ठीक है, उसको मार्क करके रखना, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। हम वैसे थोड़ा 11th क्लास में पैटर्न चेंज किए हैं, उन लोग का जो डाउट वाला ग्रुप है वो लोग उसमें क्वेश्चन डालते हैं, और जिस दिन मेरा क्लास होता है वो सारा क्वेश्चन वहाँ पे कलेक्ट करके क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर तुम लोगों को भी ऐसा डाउट ग्रुप बनाना है केमिस्ट्री का, क्योंकि मेरे लिए वो चीज़ बड़ा आसान हो जाए कि हम एक ही बार में, क्योंकि हम टेलीग्राम पे मैसेज देखते नहीं है बहुत ज़्यादा, तो एक ही बार हम क्लास से पहले सारा क्वेश्चन उठाया और क्लास में सारा का सारा डिस्कशन किया, फिर अपना सारा क्लास वाला पार्ट शुरू हो जाएगा। मतलब उस ग्रुप में, क्योंकि हर वीक में मेरा क्लास तो रहेगा ही, तो आराम से सारे क्वेश्चन एक ही बार कलेक्ट किया, सारा डिस्कशन एक ही जगह पे किया, और उसके बाद हम लोग आराम से आगे मूव कर सकते हैं। तो अगर तुम लोग के लिए एक डाउट ग्रुप बनाना है केमिस्ट्री का, जिसमें जो भी क्वेश्चन पोस्ट करना है वो आराम से पोस्ट कर सकते हैं, तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स के मैसेजेस आते रहते हैं तो मैसेज देख नहीं पाते हैं हम, नॉर्मली भूल जाते हैं कि वहाँ पे कोई डाउट भी डाल रखा होगा। तो हम नॉर्मली यही आदत बना ली है, क्लास से जस्ट पहले सारे क्वेश्चन से कलेक्ट करके सीधा वन नोट में डाल देंगे, और वन नोट में डालने के बाद आराम से उसका डिस्कशन कर लेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो ग्रुप में डाल देना, आज उसका हम डिस्कशन कर लेंगे। अगर उसमें कोई हिंट देना होगा तो हिंट दे देंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन कर लेंगे। हाँ अरविंद बोलो। सर डीपीपी क्वेश्चन डीपीपी 5 ऑर्गेनिक। डीपीपी 5 ऑर्गेनिक, एक मिनट। फर्स्ट सितंबर को अभिषेक सर गए थे हम लोग। ठीक है, हम उसमें से देख लेते हैं जो असाइनमेंट वाला इन लोग का 11th वाले नॉर्मल बैच का जो वो है उसमें से देख लेते हैं। तो यही है ना डीपीपी 5 ऑर्गेनिक? यस सर। हाँ बोलो। सर क्वेश्चन 9, क्वेश्चन नंबर 9, राइट उसका द बी वाला पार्ट। write the structure of and IUPAC name of the smallest cyclic hydrocarbon which have all three chemically different carbon। chemically different carbon का मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन। तो स्मॉलेस्ट साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बनाना है जिसमें सारा का सारा हम लोगों का, एक मिनट आ गया, हम लोग को सबसे राइट द स्ट्रक्चर एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होना चाहिए जिसमें ऑल थ्री केमिकली डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन प्रेजेंट होगा। तो केमिकली डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन का मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वाला पार्ट, इन सब का रिएक्टिविटी थोड़ा अलग होता है। तो जैसे अगर मान लो कि सबसे छोटा स्ट्रक्चर बनाना है, तो सबसे छोटे स्ट्रक्चर में हम लोग एक तो ये बात कर सकते हैं 3 का कार्बन चेन, और इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री रखना है। तो अभी तो सारा का सारा 2 डिग्री है, तो एक काम करते हैं, एक मिथाइल ग्रुप अगर लगाएंगे तो ये 1 डिग्री हो गया, यहाँ पे 2 4 डिग्री डिग्री हो नहीं गया। रखना। 4 डिग्री वाले पार्ट में प्रॉब्लम एक चीज हो सकता है, जैसे सोच के देखो, मान लो 10th क्लास में हेलोजिनेशन पढ़ा था ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यस सर। हम लोग CH4 वाले पार्ट का रिएक्शन अगर हेलोजन के साथ कराते हैं तो CH3Cl बनता है ना, सॉरी CH3X यस बनेगा। तो जैसे अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो रहा है, अगर 4 डिग्री है तो उसमें हाइड्रोजन होगा क्या? नहीं। और अगर हाइड्रोजन नहीं होगा तो कार्बन को तो रिप्लेस नहीं कर सकते हम लोग। तो अगर कार्बन को रिप्लेस नहीं कर सकते इसका मतलब उस पर रिएक्शन ही नहीं हो पा रहा, तो इसलिए उसको केमिकली रिएक्टिव में हम लोग पुट नहीं कर पाएंगे। तो यही शायद मेरा आंसर हो, यही कंपाउंड हो जाएगा। 1 डिग्री कार्बन भी है यहाँ पे, 3 डिग्री कार्बन भी है और 2 डिग्री कार्बन भी है, सबसे छोटा कंपाउंड। 4 डिग्री नहीं हो पाएगा क्योंकि उस पर किसी ग्रुप को ऐड नहीं कर सकते, वो कंपाउंड वाले पार्ट में पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, सर इससे बड़ा स्ट्रक्चर दिया हुआ है आंसर में। इससे बड़ा स्ट्रक्चर दिया हुआ आंसर में, गलत दिया है और क्या?
1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन तो दिया है, in which write the structure and IUPAC nomenclature of smallest hydrocarbon which have all three chemically different type of carbon, all three different। इसमें ऑल थ्री क्यों लिखा अच्छा, है? all three का मतलब इसमें ये बोला है कि यार इसका सेंस ना थोड़ा गड़बड़ टाइप का है, which have all three chemically different type of carbon। यार इसका सेंस मतलब वो लोग शायद इस सेंस में ले लिया है आंसर बनाते वक्त कि जो सबसे स्मॉलेस्ट साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है इसमें इसके जो तीनों कार्बन है ये डिफरेंट होना चाहिए केमिकली, ऐसा बोला है। इसका कोई सेंस नहीं है, हम लोग को क्वेश्चन के हिसाब से ये बोला गया है कि विच हैव ऑल थ्री केमिकली डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, ऑल थ्री, जिसमें तीनों डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्टिविटी वाले कार्बन होने चाहिए, मतलब 1 कार्बन के दो आइसोटोप होता है ना सर, कार्बन का दो आइसोटोप होता है ना। आइसोटोप नहीं बोला, केमिकली डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन का मतलब केमिकल रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं हम लोग। आइसोटोप में केमिकल रिएक्टिविटी ऑलमोस्ट सेम टाइप का रहता है। केमिकल रिएक्टिविटी वाला पार्ट 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री कार्बन का डिफरेंट है। तो सबसे स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन बनाना है जिसमें तीनों की तीनों हम लोगों का जो कंपाउंड, तीनों के तीनों जो कार्बन है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों प्रेजेंट होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर डेफिनेटली गलत दे रखा है। और इसमें आंसर क्या दे रखा है वैसे? 1 इथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन, वो एग्जैक्टली इसी चीज को मेंशन किया है ऐसा। 1 इथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन केमिकली नहीं, ऐसा अगर बोलता ना कि एक सबसे स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर बनाओ जिसमें रिंग के सारे कार्बन अलग होने चाहिए, सारे कार्बन डिफरेंट टाइप के होने चाहिए, तो यहाँ वाले तो पार्ट में जो इसमें तो कार्बन 2 3 डिग्री कार्बन आ रहा है। 3 डिग्री कार्बन हम केमिकली के टर्म में बात नहीं कर रहे, बस हम बोल रहे कार्बन डिफरेंट होना चाहिए। तो कार्बन डिफरेंट होने का मतलब यहाँ पे जो 3 डिग्री है वो मिथाइल के साथ अटैच्ड है, यहाँ पे जो 3 डिग्री कार्बन है वो इथाइल के साथ अटैच्ड है, तो दोनों डिफरेंट कार्बन हो गया। ऑल्दो 3 डिग्री है बट डिफरेंट टाइप का कार्बन हो गया। और यहाँ वाले पार्ट में अलग कार्बन है, 2 डिग्री है। लेकिन सवाल में जो सेंस बोला है कि हम लोगों का तीनों डिफरेंट टाइप के केमिकली डिफरेंट टाइप के कार्बन होने चाहिए, मतलब केमिकल रिएक्टिविटी वाला पार्ट होना चाहिए। तो आराम से ऐसा आंसर बोल सकते हैं, यहाँ वाले पार्ट का आंसर होना चाहिए, मतलब यही अपना आंसर होना चाहिए। इसका आंसर हम करेक्शन करा देंगे, वो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, 1 मिनट रुको। तो सवाल तो बहुत अच्छा है लेकिन सवाल का जो आंसर है वो आंसर सही नहीं दिया हुआ है, सवाल का आंसर गड़बड़ दे रखा है। कहाँ से खुलेगा ये फाइल? सवाल समझ में आया अरविंद? ये सवाल मतलब सवाल के हिसाब से आंसर समझ में आया कि ऑल थ्री केमिकली डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन बोला। ऑल थ्री केमिकली डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन मतलब केमिकल रिएक्टिविटी अलग होना चाहिए। तो आंसर गलत दे रखा है, केमिकल रिएक्टिविटी अलग करने के लिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन चाहिए। तो ये भी अवेलेबल है, 3 डिग्री भी अवेलेबल है और 2 डिग्री अवेलेबल है। सवाल का जो आंसर ये लोग बनाया है वो थोड़े दूसरे सेंस में बनाया है, उसमें उस रिंग के तीनों कार्बन को डिफरेंट बनाना चाहा है। तो इसके वजह से जैसे एक रिंग बनाया, अब इस रिंग वाले पार्ट में सबसे स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन तो बना दिया, इसमें तीनों को डिफरेंट करना है। तो एक को 2 डिग्री छोड़ दिया, एक पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया, एक पे इथाइल ग्रुप लगा दिया। तो ऐसा तो सवाल कुछ मेंशन नहीं किया है, सवाल में तो बस बोला है कि हम लोग को तीनों डिफरेंट टाइप के रिएक्टिविटी वाले कार्बन चाहिए सबसे स्मॉलेस्ट साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में। तो ऐसा भी मेंशन नहीं किया है कि एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन चाहिए जिसमें हम लोग के तीनों कार्बन का रिएक्टिविटी अलग होना चाहिए। ऐसा अगर मेंशन करता ना कि रिंग के केवल कार्बन का रिएक्टिविटी अलग होना चाहिए तो भी आंसर फिर भी सुटेबल है, क्योंकि 3 डिग्री से अगर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है और 3 डिग्री से अगर इथाइल ग्रुप अटैच्ड है तो दोनों के रिएक्टिविटी में थोड़ा डिफरेंस आएगा, एक्चुअल में डिफरेंस आता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं मेंशन किया है प्रिसाइजली कि उस रिंग के कार्बन वाले पार्ट में रिएक्टिविटी डिफरेंट होना चाहिए, बस बोल दिया विच हैव ऑल थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन। तो उस कंपाउंड के अंदर हम मान के चल रहे हैं कि कंपाउंड के अंदर तीनों डिफरेंट टाइप के कार्बन एग्जिस्ट कर रहे होंगे केमिकली रिएक्टिविटी में। तो इसलिए मेरा आंसर ये होना चाहिए, इसका आंसर थोड़ा मेरे हिसाब से गलत है। 4 कार्बन है ना सर, तो 2 का तो सेम हो गया रिएक्टिव। 4 कार्बन में हम लोग का which have all three, हाँ तो ठीक है सेम रह गया तो रह गया। इसमें बोला ना which have all three chemically different, तो अगर मान लो जैसे हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर लेके चले तो इसमें भी तो हम लोग का यहाँ 2 डिग्री वाला पार्ट है, यहाँ 2 डिग्री वाला पार्ट है, उसका भी रिएक्टिविटी सेम रहेगा।
सवाल में ये मेंशन किया ना विच हैव ऑल थ्री, मतलब जिसमें तीनों डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्टिविटी वाले कार्बन एग्जिस्ट कर रहे हो, बस ये मेंशन किया है। तो इस कंपाउंड के अंदर 1 डिग्री एग्जिस्ट कर रहा है, 3 डिग्री एग्जिस्ट कर रहा है, 2 डिग्री एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब तीनों टाइप का कार्बन एग्जिस्ट कर रहा है। अगर सवाल में ये बोलता है कि जैसे ये चीज़ ध्यान होगा, बुकलेट के सबसे शुरुआत में ऐसा सवाल दे रखा है, एक मिनट, बुकलेट में सबसे शुरुआत में इस तरह का सवाल दे रखा था कि कोई एक कंपाउंड बताओ जिसमें केवल 2 डिग्री कार्बन हो, इस टाइप का, केवल 2 डिग्री हाइड्रोजन हो, या फिर सॉरी इसमें नहीं, ये इट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड इट्स ऑल हाइड्रोजन एटम्स आर आइडेंटिकल। कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें सारे हाइड्रोजन एटम्स आइडेंटिकल हैं, सारे के सारे? तो हम लोग को वैसा स्ट्रक्चर बनाते हुए काम करना था। तो इस केस में हम लोग ये बी वाले ऑप्शन की बात कर रहे थे। तो इसमें ऑलमोस्ट इस टाइप का ही पार्ट मेंशन किया कि तीनों डिफरेंट टाइप के कार्बन एग्जिस्ट करने चाहिए, अदरवाइज साइक्लिक कार्बन हम लोग बना ही नहीं पाएंगे। हमेशा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आएगा जिसमें दो स्ट्रक्चर सिमिलर टाइप का होना ही होना है। तो इसलिए हमको तो लगता है कि मेरे हिसाब से आंसर तो सबसे स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन में जो हम बताए एग्जैक्टली वही होना चाहिए। ये लोग जो आंसर सोच के बताए हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से विच हैव ऑल थ्री ये लोग इस सेंस में सवाल को मेंशन किया है कि एक सबसे स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन बनाना है साइक्लिक जिसका खुद का तीनों कार्बन डिफरेंट हो। तो विच हैव ऑल थ्री केमिकली डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन तो बनाना ही था और जिसके तीनों कार्बन डिफरेंट हो केमिकल रिएक्टिविटी में। तो इस केस में यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, यहाँ एक इथाइल ग्रुप लगा दिया, तो तीनों कार्बन जो इस रिंग वाले पार्ट के तीनों कार्बन है उसका रिएक्टिविटी डिफरेंट हो गया। ये इस सेंस में सवाल बनाया गया है। Write the structure and IUPAC name of the smallest cyclic hydrocarbon which have all three chemically different type of carbon. अगर हम अपने सेंस में इस सवाल को लेके चले तो मेरा ये आंसर होगा। अगर इस सवाल में आंसर के सेंस के हिसाब से बात करें तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मेंशन करते हुए काम कर रहा है कि हम लोग के कंपाउंड वाले पार्ट में स्मॉलेस्ट साइक्लोहाइड्रोकार्बन मतलब हम लोग साइक्लोप्रोपेन लेके चल रहे हैं। अब साइक्लोप्रोपेन के स्ट्रक्चर के तीनों कार्बन को डिफरेंट रिएक्टिविटी में पुट करना है, ऐसा सबसे छोटा स्ट्रक्चर हम लोग को बनाना है, ऐसा मेंशन करते हुए काम कर रहा है। जिस सेंस में लेना चाहो सवाल, लेकिन स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन आइडेंटिफाई करना था, तो ये सवाल का सेंस ज़्यादा अच्छा हमको दिखाई दे रहा है। बाकी अपना तुम लोग भी कमेंट कर सकते हैं इस चीज़ में कि इसमें ऐसा होना ज़्यादा बेटर होगा सर, मतलब मेरे हिसाब से ये स्ट्रक्चर बनना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। क्या लगता है अरविंद, क्या लगता है तुमको? मतलब हम भी शायद शुरू में ये सोचे थे एक बार, लेकिन फिर वो 4 डिग्री वाला भी मेरा दिमाग में आने लग गया था, इसलिए 2 मिथाइल डालने लग गए थे, अनसैचुरेशन डालने लग गए थे। 4 डिग्री तो चलो हट गया, 4 डिग्री तो रिजेक्ट कर दिया हम लोग, है ना। फिर बाकी हाँ अनसैचुरेशन भी एक पॉसिबिलिटी है, बट अनसैचुरेशन के बिना भी काम ही चल जाएगा। स्मॉलेस्ट साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोला विच हैव ऑल थ्री केमिकली डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन। ये अपने मन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग इसको किस सेंस में ले रहे हैं। हम इसको केमिकल रिएक्टिविटी में 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के सेंस में ले रहे हैं, तो मेरा आंसर अलग टाइप से आ रहा है, ऊपर वाला आंसर आ रहा है। और अगर इस क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से काम करे तो एक स्ट्रक्चर बनाना है जो 3 मेंबर्ड रिंग हो जिसके तीनों कार्बन डिफरेंट होने चाहिए रिएक्टिविटी में, उस 3 मेंबर्ड रिंग के तीनों कार्बन डिफरेंट होने चाहिए, तभी आंसर होगा सर लेकिन अगर हम लोग एक अनसैचुरेशन डाल देंगे जो आप कंपाउंड बनाए हैं तो वो तो हाँ और छोटा हो जाएगा क्योंकि इसका और मोलर मास और कम हो जाएगा। ये भी पॉइंट है, इसमें रिएक्टिविटी वाला पार्ट अलग हो पाएगा। यस सर, उसमें फिर भी तो उसमें एक 1 डिग्री 2 डिग्री और भी रहेगा स्ट्रक्चर ही। छोटा हो गया। हाँ और भी स्ट्रक्चर छोटा हो गया, मतलब एक्चुअल में यहाँ पे और स्ट्रक्चर छोटा हो जाएगा। इसमें ये भी स्ट्रक्चर बनाया तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये भी स्ट्रक्चर और छोटा ही रहेगा बेसिकली, मतलब उसी स्ट्रक्चर का पार्ट होगा। हाँ ठीक है, मतलब ये भी एक स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड हम लोग डाल देते तो एक हाइड्रोजन भी और कम हो जाएगा, वो भी अपने आंसर हो जाएगा। और डिग्री ऑफ कार्बन भी मेंटेन हो गया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ये आंसर तो सेंसिबल नहीं दिख रहा, ये आंसर इस क्वेश्चन के हिसाब से सेंसिबल नहीं दिख रहा। एक काम कर सकते हैं, इस क्वेश्चन के लैंग्वेज को थोड़ा चेंज करा देंगे हम तो ज़्यादा बेटर होगा। इस क्वेश्चन के लैंग्वेज में लिख देंगे राइट द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ द
चलो सोच के देखते हैं इसमें क्या हम चेंज करा सकते हैं, बट किस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर तो अपना दोनों निकल के आ सकता है। क्वेश्चन के लैंग्वेज को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, हम क्वेश्चन के लैंग्वेज चेंज करा देंगे आराम से। और कोई डाउट किसी को? तो क्लास नहीं है आपका? मेरा क्लास तो है, बिल्कुल है। कितना बज गया? अच्छा 3 बजा है। चलो ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आइसोमरिज्म के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद टॉपिक जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करना शुरू करेंगे। आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर। सर